अध्याय 51। शिकार 2। जैसे ही उस लड़के ने अपनी बात खत्म की, उसने उसे कुछ और कहने का मौका दिए बिना ही तुरंत हमला कर दिया। जबकि उस लड़के को कुछ भी पता नहीं था, उसने उसकी कमर पर लात मारी। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि उस पर अचानक हमला हो जाएगा। इसके अलावा चून की शर्वानी के पास बहुत ज्यादा युद्ध शक्ति और कौशल था, इसलिए जिस गति से उसने हमला किया था वह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर वह आदमी प्रतिक्रिया कर सकता था। इसलिए जब तक वह अपने पैरों को एक साथ खींचने का प्रयास कर रहा था ताकि वह हमले को रोक सके, तब तक हमला हो चुका था और शर्वानी ने पहले ही अपना पैर बचा लिया था। इस समय लड़के की आंखें पहले से ही उभरी हुई थीं, क्योंकि वह अपने कमर के क्षेत्र को पकड़ते हुए जी पर गिर गया था। वह इस समय बहुत दर्द से गुजर रहा था, इस तरह से कि उसे चीखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उस गहरे दर्द के कारण जो वह अनुभव कर रहा था, वह बेहोश हो गया। कृष और समूह के बाकी सदस्य अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। अवचेतन रूप से उन्होंने तुरंत अपने घुटनों को एक साथ खींच लिया। यही वह क्षण था जब कृष को आखिरकार समझ में आया कि क्यों यूनिवर्सिटी के ज्यादातर युवा हमेशा शर्वानी से डरते थे। जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी, उससे ये स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से ऐसी कोई नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। दूसरी ओर शर्वानी को उस आदमी की ज्यादा परवाह नहीं थी जो जी पर गिर गया था। इसके बजाय उसने बस उन लोगों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया जो पहले से ही भाग रहे थे। उनमें से एक को जी पर लात मारने से ऐसा लगा जैसे कि लोगों का वह समूह जो वहां आया था, किसी ततैया के छत्ते में हाथ डाल रहा था। गुंडों का समूह पूरी तरह से क्रोधित था। आखिरकार कोई तो अपने ही घोंसले में अहंकारी व्यवहार कर रहा था, और उससे भी बढ़कर उनमें से एक को मार गिराया जाना था। इसलिए चाहे जो भी हो, उन्हें इन लोगों के समूह से निपटना ही था। बेशक उनमें से ज्यादातर लोग पहले से ही यह बता सकते थे कि युवाओं का ये समूह निश्चित रूप से एक मजबूत पृष्ठभूमि से आया है, लेकिन फिर भी उन्हें वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे गैंगस्टर थे और उन्हें किसी की पृष्ठभूमि की ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक उनके हित जुड़े हुए थे, वे निश्चित रूप से इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते और कार्रवाई नहीं करते। आने वाले हमले का सामना करते हुए लक्ष्मण और अन्य लोगों ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। उनमें से हर एक को लड़ाई का काफी अनुभव था। आखिरकार वे ताइक्वांडो क्लब का हिस्सा थे। इसके अलावा शर्वानी के नेतृत्व वाले समूह में प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई ब्लैक बेल्ट था। वे अलग अलग स्तरों से थे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि एक ही स्तर पर कई लोगों के पास ब्लैक बेल्ट होना असंभव था। आखिरकार ब्लैक बेल्ट होने का मतलब यह नहीं है कि कोई चैंपियन है। अपनी ओर बढ़ते बदमाशों के हमलों के सामने हालांकि वे काफी चिंतित थे, फिर भी उन्होंने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। उन्हें बस एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि जिन दुश्मनों का वे अभी सामना कर रहे थे, उनमें से हर एक के पास हथियार था। दूसरी ओर उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसके बजाय वे अकेले ही आए थे, ये सोचकर कि अपने युद्ध कौशल से वे आसानी से बदमाशों के एक समूह का सामना कर सकेंगे। लेकिन एक बात थी जिसका उन्होंने कभी हिसाब नहीं लगाया था। हो सकता है कि यह समूह गैंगस्टरों के समूह में छोटा माना जाता हो, लेकिन फिर भी इसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। अतः जब इमारत के बाहर मौजूद अधिकांश लोगों ने हमला करना शुरू किया, तो इमारत के अंदर पहले से मौजूद कुछ अन्य लोग भी उनकी ओर आकर्षित हुए और वे भी वहां आ गए। इससे शर्वानी और अन्य लोगों पर तुरंत बहुत दबाव आ गया। इस समय वे पहले से ही एक ही समय में कम से कम 2 लोगों से लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर वे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते, तो उस व्यक्ति की जगह तुरंत कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता। सबसे बुरी बात यह थी कि इन लोगों को नैतिकता की कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में वे सभी जल्द से जल्द टायर समूह को नीचे गिराने के इरादे से आगे बढ़े थे। ये सच हो सकता है कि वे गैंगस्टरों की तुलना में अधिक कुशल थे, क्योंकि वे एक समय में उनमें से 1 या 2 से आसानी से निपटने में सक्षम थे, लेकिन फिर भी गैंगस्टरों की संख्या समूह के लिए पूरी तरह से भारी थी। इस दौरान कृष ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने शर्वानी से दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा। इस तरह वह उस समय कार्रवाई करने में सक्षम होगा जब शर्वानी खतरे में होगी। समूह के बाकी लोगों के लिए उसे वास्तव में उनकी परवाह नहीं थी। लेकिन बेशक हालांकि कृष उस समय कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बदमाशों ने भी ऐसा ही सोचा था। इसके बजाय चूंकि वह युवाओं के समूह में था, इसलिए उन्होंने तुरंत उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन जो लोग कृष पर हमला करते थे, वे निश्चित रूप से अच्छे नहीं होते थे। जैसे ही उनमें से कोई भी कृष के पास जाता, कृष केवल एक ही हमला करता। लेकिन उस एकल हमले के तुरंत बाद जिस व्यक्ति पर हमला किया गया था, वह तुरंत जी पर गिर जाएगा और फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके बजाय वह दर्द से कराहते हुए या सीधे बेहोश होते हुए जी पर ही रहेगा। कृष की वीरता के कारण अधिकांश गैंगस्टर उसके पास जाने से कतराने लगे।
इसके बजाय उन्होंने सोचा कि अगर वे पहले बाकी लोगों से निपट लें तो बेहतर होगा, ताकि वे क्रिश पर हमला कर सकें। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए गैंगस्टर्स ने क्रिश से परहेज किया, जबकि बाकी समूह पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उन पर तुरंत दबाव बढ़ गया, ये देखते हुए कि गैंगस्टर पहले से ही उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वे क्रिश से निपट सकें। लक्ष्मण और अन्य लोगों को क्रिश को कार्रवाई में देखने का मौका मिला था। उस पल वे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। यह विशेष रूप से लक्ष्मण और उस मोटे युवक के लिए था, जिसने पहली बार क्रिश से मिलते ही उस पर हमला करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर भी उस समय उनके पास क्रिश पर ध्यान केंद्रित करने का ज्यादा मौका नहीं था, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा दबाव था। इसलिए उन्हें सावधान रहना था, अन्यथा वे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। इस समय उन्हें जो एकमात्र समस्या का सामना करना पड़ रहा था वह ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि इस स्थिति में हथियारों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। ये सच हो सकता है कि वे हथियारों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से अपनी नंगी मुट्ठियों से लड़ने जितना प्रभावी नहीं था। अपने प्रशिक्षण में उन्होंने कभी भी यह नहीं सीखा था कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हालांकि उन्होंने ये सीखा था कि अगर उनके पास हथियार है तो उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जाए, लेकिन इससे उन्हें उनका इस्तेमाल करने में कोई मदद नहीं मिली। इसलिए हालांकि वे पहले से ही गैंगस्टरों से कुछ हथियार हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वे उनका कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जिस क्षण उन्होंने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि गैंगस्टरों से निपटने में उनकी दक्षता बहुत कम हो गई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत हथियार छोड़ने का फैसला किया और केवल उसी तरह से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जिसकी उन्हें पहले से आदत थी। लक्ष्मण और शर्वानी के अलावा जो लोग आसान समय बिता रहे थे, वे दोनों ही सबसे ज्यादा युद्ध अनुभव और युद्ध क्षमता वाले थे। इसलिए उन्हें समूह के बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा आसानी हो रही थी, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि गैंगस्टरों से निपटने में उन्हें आसानी हो रही थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था जब उन्हें बड़ी संख्या में लोगों से लड़ना था। इसलिए वे पहले से ही थकान का अनुभव कर रहे थे, ये देखते हुए कि उन्हें एक ही समय में चकमा देने और हमला करने के लिए अत्यधिक सक्रिय होना होगा। इस समय वे ये सोचे बिना नहीं रह सकते थे कि क्या क्रिश कोई कार्रवाई करने जा रहा है। अगर वह कोई कार्रवाई नहीं करता तो वे निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। साथ ही वे इस बात पर पछताए बिना नहीं रह सकते थे कि उन्होंने आकर इन बदमाशों के समूह को संभालने का फैसला किया। आखिरकार ये स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से उनसे निपटने में सक्षम होने के लिए मजबूत नहीं थे। क्रिश ने कुछ मिनट और इंतजार किया, फिर उसे एहसास हुआ कि शर्वानी मुसीबत में पड़ने वाली है। इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की। एक कदम आगे बढ़ते हुए वह तुरंत उन बदमाशों में से एक के सामने पहुंच गया जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह शर्वानी के पास पहुंच सके। अपना हाथ बढ़ाते हुए क्रिश ने उस आदमी को उसके कॉलर से खींचा और फिर उसे पीछे की ओर फेंक दिया। वह आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया क्योंकि वह जी पर बुरी तरह से गिरा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्रिश ने ही हमला किया है, उसकी लड़ने की इच्छा तुरंत खत्म हो गई। क्रिश को उस आदमी की परवाह नहीं थी जिसे उसने फेंक दिया था। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और बाकी गैंगस्टरों पर हमला करना शुरू कर दिया जो उस समय शर्वानी को घेरे हुए थे। ये कहा जा सकता है कि शर्वानी ही सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहा था। आखिरकार इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वह सबसे मजबूत था, सबसे ज्यादा गैंगस्टरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ये भी सच था कि वह सुंदर भी था। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोग कम से कम उसे छूना चाहते थे। इसलिए वे हमेशा उस पर हमला करते थे, भले ही वे समझते थे कि उनके लिए अपनी इच्छा पूरी करना मुश्किल होगा। अध्याय 52 जटिलता। क्रिश की अचानक हरकतों के कारण अधिकांश गैंगस्टरों को उस हमले की उम्मीद नहीं थी। इसलिए चूंकि वे शर्वानी से निपटने में इतने व्यस्त थे, वे क्रिश के हरकत करने पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। और कुछ ही सेकंड में कई लोग पहले से ही जी पर गिरे हुए थे और उन्हें कई तरह की चोटें लगी थीं। लेकिन क्रिश ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनमें से किसी को भी न मारा जाए। इसके बजाय उसने बस उन्हें घायल कर दिया और फिर दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया। जैसे ही बाकी गैंगस्टर्स को एहसास हुआ कि क्रिश एक बहुत बड़ा खतरा है, उन्होंने तुरंत उससे निपटने का फैसला किया। आखिरकार ये स्पष्ट था कि उनकी पहले से बनाई गई योजना विफल होने वाली थी। चूंकि क्रिश पहले से ही हमला कर रहा था, इसलिए वह उन्हें पहले समूह के बाकी लोगों से निपटने का मौका कैसे दे सकता था। इसलिए वे लक्ष्मण और अन्य लोगों से निपटने के लिए केवल कुछ लोगों को ही पीछे छोड़ सकते थे, जबकि समूह के बाकी लोग क्रिश से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन जब वे क्रिश का सामना करने आए तो उन्हें आखिरकार क्रिश की भयावहता का एहसास हुआ। चाहे वे कितने भी हमले करें, वे उसे छू नहीं सकते थे।
उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि वे प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे और इसलिए वे हमला करने का मौका दिए बिना ही जीते हार गए। लक्ष्मण और अन्य लोग ये जानकर पूरी तरह से अचंभित रह गए कि कृष्ण कितना शक्तिशाली है। बेशक जो सबसे अधिक आश्चर्यचकित था वह लक्ष्मण के अलावा कोई और था। इससे पहले वह पहले से ही इस बात की व्यवस्था कर रहा था कि वह कृष्ण से कैसे निपटेगा। लेकिन कृष्ण की कुशलता को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसकी पहले से बनाई गई योजना विफल होने वाली थी। और इस समय वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने हमला करने के लिए गैंगस्टरों के उस समूह को नहीं देखा था। दूसरी ओर शर्वानी को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने पहले ही कृष्ण को गोदाम के अंदर उस आदमी से लड़ते हुए देखा था। इसलिए जब वह गैंगस्टरों के इस बड़े समूह से निपट रहा था तो वह उसके कौशल से हैरान नहीं थी। इस पल से समूह के बाकी लोगों ने तुरंत कृष्ण का सम्मान करना शुरू कर दिया। चाहे कुछ भी हो, वे निश्चित रूप से कृष्ण को आसानी से भड़काने नहीं देंगे। जब तक कोई और विकल्प न हो, वे निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि वे उसके गलत पक्ष में न पड़ें। अन्यथा उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। कृष्ण को इस बात की परवाह नहीं थी कि समूह क्या सोच रहा है और वह बस बदमाशों से निपटता रहा। और कुछ ही मिनटों में उसने उन बदमाशों से पूरी तरह निपट लिया जिन्होंने उस पर हमला किया था। बाकी जो लक्ष्मण और अन्य पर हमला कर रहे थे उनसे भी निपटा जा चुका था। ये सच हो सकता है कि लक्ष्मण और अन्य कृष्ण जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनमें से हर एक मजबूत था और गैंगस्टरों से निपटने में सक्षम था। इसलिए जब उन्होंने कम दबाव का अनुभव किया, साथ ही इस तथ्य के साथ कि कृष्ण बेहद मजबूत था, वे बाकी गैंगस्टरों को संभालने में कामयाब रहे। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ को हल्की चोटें आईं। लेकिन उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में बात की जा सके। ये सिर्फ कुछ खरोंचें थीं या उन पर कुछ बदकिस्मती से लगी चोटें थीं। बदमाशों के समूह से निपटने के तुरंत बाद लक्ष्मण और बाकी लोग तुरंत एकत्र हो गए। बेशक उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। कृष्ण ने जो योग्यता दिखाई थी उसे देखते हुए समूह फिलहाल निर्णय लेने में हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे सोच रहे थे कि क्या कृष्ण की भी कोई राय है। अगर वह इस मामले पर कुछ कहता तो वे निश्चित रूप से विरोध नहीं करते। दूसरी ओर शर्वानी लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, बल्कि वह कृष्ण के बगल में खड़ी हो गई। और कुछ सेकंड के चिंतन के बाद वह उस इमारत की ओर बढ़ गई जो गैंगस्टरों की थी। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और तुरंत उसके पीछे चला गया। समूह के बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए और पूरी तरह से गैंगस्टरों के समूह को अनदेखा कर दिया जो जी पर चिल्ला रहे थे। ये कहा जा सकता है कि इस समय बदमाशों का ये समूह पूरी तरह से इस समूह के लोगों की पहचान के बारे में सोच रहा था। और उससे भी अधिक वे निश्चित रूप से उन पर हमला करने पर पछता रहे थे। गैंगस्टर्स ऐसे ही थे। आखिरकार अगर वे हमला करते तो वे उस व्यक्ति से निपटना चाहते थे जिस पर वे हमला कर रहे थे। लेकिन अगर उन्हें पीटा जाता तो वे निश्चित रूप से हमला करने पर पछताते। समूह आगे बढ़ा और इमारत में घुस गया। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें एहसास हुआ कि इमारत लगभग खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहली मंजिल पर कोई फर्नीचर ही नहीं था। फिर भी समूह आगे बढ़ता गया और इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर कई कमरे थे जो पहली मंजिल से बिल्कुल अलग थे, जो एक खुली जगह थी। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे यहाँ किसी व्यक्ति को ढूंढ सकें, समूह तुरंत अलग हो गया और कमरों के अंदर देखना शुरू कर दिया। कृष्ण ने खुद को इस मामले में शामिल नहीं किया और बस शर्वानी के पीछे पीछे चलता रहा। उसे आखिरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। कमरों को देखने के बाद समूह थोड़ा चकित हुए बिना नहीं रह सका। इसके पीछे कारण ये था कि जिन भी कमरों में उन्होंने देखा उनमें बहुत सारी लड़कियां थीं। उनमें से हर एक कुपोषित दिख रहा था और वे जंजीरों में बंधे हुए थे। इसके अलावा उन्हें एक कमरा भी मिला था जिसमें दोनों लड़कियों के छोटे बच्चे थे। इस समय उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि गैंगस्टरों का ये समूह निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। अनुमान के अनुसार इस इमारत में मिली लड़कियों और बच्चों की संख्या 0 से ज्यादा थी। उन सभी को उन कमरों में बंद कर दिया गया था। ये स्पष्ट था कि उन्हें यहाँ कैदियों की तरह रखा गया था। कृष्ण को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इन गैंगस्टरों के समूह की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लोगों से जुड़े मामलों में शामिल होने के कारण ये स्पष्ट था कि उनके पास जो पृष्ठभूमि थी वह निश्चित रूप से सरल नहीं थी। आखिरकार कोई भी गैंगस्टर मानव तस्करी या अपहरण से नहीं निपट सकता। इस समय कृष्ण को तुरंत समझ आ गया कि वे निश्चित रूप से एक बड़े गिरोह के साथ उलझ गए हैं। अगर वे गिरोह के बाकी सदस्यों से निपटने के लिए आगे नहीं बढ़े तो गिरोह निश्चित रूप से उन्हें खोजने आएगा। लेकिन कृष्ण उनसे डरता नहीं था। वैसे भी जब तक वे बंदूक लेकर नहीं आते वह उनसे निपटने में सक्षम था।
इसलिए वह चुप रहा, जबकि शर्वानी और समूह की महिलाएं भड़की हुई थीं। लक्ष्मण और दूसरे युवकों की बात करें तो इस स्थिति पर उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। उनके लिए जब तक वे गैंगस्टरों से निपटते रहे तब तक उनके लिए निपटने के लिए कुछ और नहीं था। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें एक दफ्तर मिल गया। यह इकलौता दफ्तर था जो इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, और दफ्तर के अंदर एक आदमी था जिसके पूरे शरीर पर टैटू थे। वह नंगा था और सिगरेट पी रहा था। ये जानते हुए भी कि इस ऊपरी मंजिल पर लोगों का एक समूह है, वह आदमी बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वह इस स्थिति में बेहद शांत दिख रहा था, जिसने शर्वानी और बाकी लोगों को कार्यालय में घुसते ही आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि कार्यालय खुद इतना बड़ा नहीं था, फिर भी वे देख सकते थे कि जिस डेस्क पर वह आदमी बैठा था उसके अलावा कार्यालय में और कुछ नहीं था। वह आदमी शर्वानी और बाकी लोगों को देखते हुए धूम्रपान करता रहा। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, जबकि वह जानता था कि उसके सभी बदमाशों को पहले ही निपटा दिया गया था, क्योंकि कृष और बाकी लोग पहले से ही यहाँ थे। लक्ष्मण को तुरंत इस बात पर गुस्सा आ गया कि उनके सामने बैठा आदमी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। क्या वह उन पर इतनी नजर रख रहा था? बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी पर हमला कर दिया जो अभी भी कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने उस व्यक्ति को लात मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पैर उस व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने तुरंत ही उसका पैर पकड़ लिया। उस समय लक्ष्मण को अचानक अपने पैर में दर्द महसूस हुआ जिसे उसने पकड़ लिया था। उसने तुरंत अपना पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके लात खींचने पर भी दूसरा आदमी टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को पेंचों के एक गुच्छा से उस स्थिति में स्थिर कर दिया गया हो। लक्ष्मण घबराने लगे। ये पहली बार था जब उनका हमला असफल रहा था। हर बार जब वह हमला करते थे तो विरोधी निश्चित रूप से उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो उनके द्वारा किए गए हमलों को चकमा देने या टालने में सक्षम थे। जब लक्ष्मण अभी भी अपना पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उस आदमी ने अचानक जोर लगाया। इससे लक्ष्मण अचानक पीछे की ओर गिर गए। ये देखते हुए कि वह एक पैर पर खड़े थे, उनके लिए उस स्थिति में संतुलन बना पाना निश्चित रूप से असंभव था। इसलिए वह शर्मनाक तरीके से जी पर गिर पड़े। दूसरी ओर उस आदमी ने आखिरकार सिगरेट बुझा दी और फिर खड़ा हो गया। उसने लक्ष्मण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शर्वानी की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज अपने कार्यों के निहितार्थ को समझते हैं? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा, जबकि उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी, जिससे समूह आसानी से भयभीत हो गया। अध्याय 53 क्रूरता भय। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप आज अपने कार्यों के निहितार्थ को समझते हैं? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा, जबकि उसके शरीर से हत्या की भावना निकल रही थी, जिससे समूह आसानी से भयभीत हो गया। बेशक कृष, शर्वानी और लक्ष्मण के अलावा इस समूह पर ही यह धमकी काम कर गई, लेकिन फिर भी लक्ष्मण कम से कम उस हत्या की योजना से प्रभावित था जिसे गैंगस्टर समूह के नेता ने जारी किया था, जिससे वे निपटने आए थे। आखिरकार वह अकेला व्यक्ति था जिसने इस आदमी के आतंक का अनुभव किया था। दूसरी ओर कृष्ण ने अपने सामने खड़े आदमी को शांति से देखा। इस समय उससे पहले ही एहसास हो चुका था कि वे निश्चित रूप से किसी बड़ी चीज में शामिल थे। फिर भी अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए, हालांकि उसके पास कुछ क्षमता थी, लेकिन वह निश्चित रूप से उस आदमी से तुलनीय नहीं था जिससे उसने गोदाम में निपटा था। जब उस आदमी को एहसास हुआ कि समूह उसकी बात नहीं मानेगा, तो वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय वह बस आगे बढ़ा और समूह के पास गया, जिससे कृष और शर्वानी के अलावा बाकी सभी लोग पीछे हट गए। जब वह शर्वानी के सामने पहुंचा तो उसने कहा, मैं समझता हूं कि आप में से हर एक की अपनी पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि इस स्थिति में आपकी मदद करेगी? अंडरवर्ल्ड ऐसी चीज है जिसमें आपके बड़े परिवार भी आसानी से शामिल नहीं हो सकते। अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मुझे वास्तव में तुम्हारे पास जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह मानकर इस मामले को छोड़ दूंगा कि तुम गलती से यहां आ गए हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी भाग जाओ और इस जगह पर जो कुछ भी तुमने देखा है उसे भूल जाओ। अन्यथा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए मजबूर कर दूं। वह आदमी उदासीन स्वर में बेपरवाही से कहता रहा, यदि आप हमसे ये स्थान छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस स्थान को छोड़ने से पहले हम निश्चित रूप से उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्हें आपने इस स्थान पर बंद कर रखा है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ करते रहने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें दूसरे लोगों के अधिकारों के बारे में सोचना होगा। तुम पैसे कमाना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम आगे बढ़ो और काम करो। तुम उन लोगों का अपहरण क्यों करते हो जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? शर्वानी ने जवाब दिया।
शर्वानी के लहजे से कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह इस समय बहुत गुस्से में थी, और यह कहा जा सकता है कि यह पहली बार था जब कृष्ण ने शर्वानी को इतना गुस्से में देखा था। यही बात समूह पर भी लागू होती है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने शर्वानी को गुस्सा करते हुए देखा था, उन्होंने उसे कभी भी ऐसा भाव बनाते हुए नहीं देखा था। दूसरी ओर कृष्ण ने शर्वानी की कही गई बातों के बारे में कुछ नहीं कहा। वैसे भी अगर इन गैंगस्टरों की पृष्ठभूमि कुछ सरल नहीं थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शर्वानी की पृष्ठभूमि भी सरल थी। राजपुर शहर में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचना जीवनसिंह के लिए निश्चित रूप से असंभव था। अगर उनसे निपटना आसान होता, कृष्ण समझ गया कि उन बड़े परिवारों को शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें निश्चित रूप से केवल अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इसके बजाय उन्हें किसी बिंदु पर अंडरवर्ल्ड की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्मा के साथ मिलकर इस शहर पर कब्जा करने में सक्षम होने के लिए ये स्पष्ट था कि उनके पास अंडरवर्ल्ड के भीतर कुछ कनेक्शन थे। लेकिन फिर भी कृष्ण वर्मा के अंडरवर्ल्ड के भीतर मौजूद कनेक्शनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका। फिर भी उनका मानना था कि मानव तस्करी करने वाले गैंगस्टर समूह से निपटने में सक्षम होना उनके लिए निश्चित रूप से असंभव नहीं था। दूसरी ओर शर्वानी की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह पहले से ही उन्हें बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने की छूट दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे मारे जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। चूंकि यही उनकी इच्छा थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उनकी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा शर्वानी की ओर। उसे पहले से ही पता था कि शर्वानी समूह की नेता थी, इसलिए वह पहले उससे निपटेगा। इसके साथ ही उसके लिए बाकी लोगों से निपटना काफी आसान हो जाना चाहिए। इसलिए जैसे ही वह शर्वानी के सामने पहुंचा, उसने तुरंत मुक्का मारा। यह स्पष्ट था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शर्वानी एक महिला है या नहीं। उसके लिए, चूंकि वह उस गिरोह का विरोध कर रही थी जिसका वह नेतृत्व कर रहा था, इसलिए उसे निश्चित रूप से उससे निपटना होगा। शर्वानी को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इस तरह हमला करेगा। उसके अनुसार यह अच्छा था कि उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। आखिरकार मामले को आगे न बढ़ाकर और पुलिस को इस मुद्दे के बारे में सूचित न करके ये स्पष्ट था कि वे पहले से ही गैंगस्टरों को भागने का रास्ता दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को उसकी हरकतों की कोई कदर नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने हमला करने का फैसला किया था। एकमात्र समस्या ये थी कि हालांकि शर्वानी उस हमले की दिशा देख सकती थी जो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह इतनी तेज नहीं थी कि वह प्रतिक्रिया कर सके। इसलिए उस समय वह असहाय थी और केवल आगे बढ़कर हमले का सामना कर सकती थी। लेकिन वह पहले से ही तैयार था। जिस क्षण उस पर हमला होता, वह तुरंत अपने जवाबी हमले की शुरुआत कर देती। धप! शर्वानी के चेहरे की ओर बढ़ते हुए और उसे पीछे की ओर धकेलते हुए मुक्का लगने के बजाय हवा में उसके कोमल शरीर पर लगने वाली मुक्का की आवाज सुनी जा सकती थी। इस समय शर्वानी और टैटू वाला आदमी दोनों ही हैरान थे। उनमें से किसी ने भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। शर्वानी ने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण इतनी तेजी से आगे बढ़ने और गिरोह के टैटू वाले नेता द्वारा किए गए हमले को रोकने में सक्षम था। फिर भी उसे उस पर राहत मिली जब कृष्ण ने उस हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। हालांकि वह हमले को झेलने के लिए तैयार थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक मर्दवादी थी। आखिर अगर कोई रास्ता था तो कौन घायल होना चाहेगा। इससे पहले कृष्ण ने पहले ही देख लिया था कि टैटू वाला आदमी आगे बढ़ने वाला है, इसलिए उसने तुरंत अपने और शर्वानी के बीच की दूरी कम कर दी। और जिस क्षण उस आदमी ने हमला किया, कृष्ण बस थोड़ा आगे बढ़ा और मुट्ठी पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। मुट्ठी जमीन पर तो लगी, लेकिन वह कृष्ण के हाथ की हथेली में थी, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। क्योंकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि टैटू वाले व्यक्ति के पास काफी ताकत थी, कृष्ण से निपटने में सक्षम होना मुश्किल था। कृष्ण ने उस आदमी की तरफ देखा जो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने दाहिने हाथ से ताकत लगाई जो टैटू वाले आदमी के हाथ को पकड़ रहा था। अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर तुरंत एक पीड़ा भरा भाव उभर आया। दरार! अगले ही पल टायर रूम में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। ये स्पष्ट था कि टैटू वाले आदमी की हड्डियां पहले से ही दबाव के कारण टूट रही थीं। दूसरी ओर उस आदमी को पहले से ही एहसास हो चुका था कि अगर वह कृष्ण को अपना हाथ पकड़े रहने देगा तो उसका हाथ टूट जाएगा, इसलिए उसने तुरंत हमला करने का फैसला किया। अपने बाएं पैर का इस्तेमाल करते हुए उसने कृष्ण की ओर एक लात मारी, इस उम्मीद में कि कृष्ण उसे छोड़ देगा। कृष्ण ने बस अपना दाहिना पैर उठाया और उस आदमी द्वारा की गई किक सीधे उसके घुटने के पास उसकी पिंडली पर लगी, और इसलिए हमले को आसानी से रोक दिया गया। जहां तक खुद का सवाल है, उसने और भी ताकत लगानी जारी रखी और आखिरकार टैटू वाले आदमी का हाथ टूट गया।
ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में कृष्ण बहुत क्रूर था। आखिर उसने दूसरे पक्ष का हाथ इस तरह तोड़ा था कि हड्डियां त्वचा को चीरती हुई बाहर आ रही थीं। वह आदमी दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन उसने चीख नहीं मारी। ये स्पष्ट था कि यह आदमी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सारी लड़ाइयां झेली थीं। ये बात उसकी त्वचा पर कई निशानों से पता चलती थी जो करीब से देखने पर देखे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने अपने शरीर पर कई टैटू बनवाने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह अपने शरीर पर मौजूद निशानों को छिपाना चाहता था। लेकिन ये सब उसके शरीर पर मौजूद निशानों को छिपाने के लिए काफी नहीं था। हाथ टूटते ही कृष्ण ने तुरंत उस आदमी को छोड़ दिया। फिर अगले ही पल उसने उस आदमी के चेहरे पर एक लात मारी। वह आदमी पहले से ही दर्द सहने की कोशिश कर रहा था और इसलिए वह कृष्ण द्वारा किए गए हमले पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। टकराना। कृष्ण का पैर सीधे उस आदमी के सिर के बाईं ओर लगा। वह आदमी तुरंत जी पर गिर गया। जी पर जोर से चोट लगी और दर्द के कारण वह तुरंत बेहोश हो गया। ये कहा जा सकता है कि कृष्ण ने इस मुद्दे को काफी सरलता से निपटाया। ऐसा नहीं लगा कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसके बजाय ऐसा लगा कि उसके लिए इस गैंगस्टर से निपटना काफी आसान काम था। लक्ष्मण, जो पहले से ही अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब हो चुके थे, वे कृष्ण से थोड़ा डरे बिना नहीं रह सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे कृष्ण को शर्वानी के करीब रहने देंगे। इसके बजाय इससे उन्हें अपनी योजनाएं बदलने पर मजबूर होना पड़ा। समूह के बाकी लोग कृष्ण की क्षमताओं से चकित थे, लेकिन वे उसकी क्रूरता से भयभीत भी थे। इस समय उन दोनों ने अपने दिल में कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वे निश्चित रूप से कृष्ण को नहीं भड़काएंगे। शर्वानी को कृष्ण के इस पक्ष की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब वह उसके सामने घमंडी नहीं होने वाली थी और उसका अहंकार अब सबसे निचले स्तर पर आ चुका था। तो तुम इस समूह के साथ क्या करने जा रहे हो? कृष्ण ने शर्वानी की ओर देखते हुए पूछा। अध्याय 54 पकड़ा गया। तो तुम इस समूह के साथ क्या करने जा रहे हो? कृष्ण ने शर्वानी की ओर देखते हुए पूछा। हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे जैसा हमने पहले योजना बनाई थी। हम बस पुलिस को बुलाएंगे ताकि वे उन्हें अपने कब्जे में ले सकें। इसके अलावा वे ये सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं कि जिन लोगों का उन्होंने पहले अपहरण किया था, वे सभी वापस वहीं पहुंच जाएं जहां उन्हें होना चाहिए। शर्वानी ने लगभग तुरंत जवाब दिया। इसके तुरंत बाद समूह वहां से चला गया, जबकि टैटू वाला आदमी बेहोशी की हालत में जी पर ही पड़ा रहा। उन्होंने आगे बढ़कर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल में मौजूद कमरों को खोला और बंधे हुए हर व्यक्ति को मुक्त कर दिया। बाद में पुलिस आए, इससे पहले कि वे अपहृत लोगों को ले जाते, साथ ही बाहर रह गए बदमाशों को भी। बेशक उनमें से कुछ पहले ही रेंगने में कामयाब हो गए थे ताकि वे बच सकें, और इसलिए केवल वे ही पीछे रह गए जो हिल नहीं सकते थे। डी में पुलिस को सभी गैंगस्टरों को ले जाने के लिए एक बड़े ट्रक का उपयोग करना पड़ा। उन्हें आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने इमारत के भीतर कई प्रकार की दवाएं पाईं, और इसलिए ये स्पष्ट था कि गैंगस्टरों को जिस मामले का सामना करना था, वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उन्हें जेल ले जाएगा। फिर भी कृष्ण को संदेह था कि बदमाशों के इस समूह को कुछ भी कठोर अनुभव होगा। आखिरकार अपहरण जैसी किसी घटना को अंजाम देने के लिए उनके पास निश्चित रूप से एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। इसलिए जब पुलिस ने उनके पास मौजूद सामान को ले लिया, तो उनके पीछे वाला व्यक्ति निश्चित रूप से शांत नहीं रहेगा। इसलिए कृष्ण को उम्मीद थी कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, और अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए सामान्य दुनिया में कनेक्शन न होना असंभव था। इसलिए निश्चित रूप से उनके पास पुलिस के भीतर कनेक्शन थे। इसलिए जब तक शर्वानी ने जीवन सिंह को इसमें शामिल करने का फैसला नहीं किया, ये मामला निश्चित रूप से आसानी से भुला दिया जाने वाला था। फिर भी कृष्ण ने कुछ भी न कहने का फैसला किया और पुलिस द्वारा मांगे गए बयान को देने के लिए आगे बढ़ा। यह एक विशेषाधिकार था जो उसे इस तथ्य के कारण मिला था कि वह शर्वानी से संबंधित था। चूंकि शर्वानी एक बड़े परिवार से थी, इसलिए उसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन वापस जाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वे अभी ऐसा कर सकते थे, इससे पहले कि उसे जाने और अपना काम करने की अनुमति दी जाए। बयान लिखने की बात को निपटाते हुए शर्वानी ने तुरंत विंस को नतीजों के बारे में बताया। साथ ही वह उसके बारे में चिंतित होने से खुद को नहीं रोक पाए। आखिरकार अगर कृष्ण मौजूद नहीं होता, तो निश्चित रूप से इस शिकार में उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए शर्वानी को डर था कि विंस मुसीबत में पड़ जाएगा, और जब उसे विंस से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ गई जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने उन्हें छोड़ा था। कृष्ण को तुरंत समझ में आ गया और उसने भी ऐसा ही किया और फरारी में बैठ गया। फिर वह गाड़ी चलाकर दूर जाने लगी। लक्ष्मण और अन्य लोग हालांकि थोड़े भ्रमित थे, फिर भी वे उसका पीछा करते रहे।
समूह ने गाड़ी चलाई और गैंगस्टरों के दूसरे समूह की दिशा में आगे बढ़ गया। उन्हें वहां पहुंचने में 0 मिनट से ज्यादा का समय लगा, जबकि वे लगभग उसी इलाके में थे। दिन के अंत में उन्हें एक बार फिर से वाहनों को पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स कारों के लिए सड़कों पर चलना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि विंट और अन्य लोगों के पास जो वाहन थे, वे भी नहीं मिल पाए। एक पल के लिए शर्वानी यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि शायद विंट और बाकी लोगों ने इस मामले में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। लेकिन विंट के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सोचने पर उसे समझ में आया कि उसके लिए इस प्रतियोगिता को छोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए समूह तुरंत आगे बढ़ा और बदमाशों के पास पहुंचा। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही बदमाशों ने उन्हें आते देखा, वे घबरा गए। वास्तव में उनमें से कुछ ने घमंड भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। मुझे यह मत बताए कि यह भी एक ऐसा ही समूह है जो देश के लिए न्याय थोपने की सोच रहा है। हो सकता है आखिरकार कुछ बेवकूफ दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों के लिए हमारे यहाँ आना इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर वे यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ ऐसा होगा जो वे करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे भी मूर्ख नहीं होंगे जो ये सोचे कि वे हमसे निपट सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास उन्हें पीटने का मौका होगा। इस समय मेरी मुट्ठियां खुजला रही हैं। पहले मुझे किसी को पीटने का मौका नहीं मिलता था, भले ही मुझे पीटा जाता था। लेकिन अब जब ये समूह यहाँ है तो क्यों ना हम पहले इनसे निपटने की पहल करें। यह एक अच्छा विचार है। हम उन्हें पीट सकते हैं, उनसे यहाँ आने का कारण पूछ सकते हैं। किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि वे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। गैंगस्टर एक दूसरे से जोर जोर से बात कर रहे थे, बिना किसी डर के कि क्रिश और बाकी लोग उनकी बातें सुन लेंगे। दरअसल जिस तरह से वे बात कर रहे थे उससे ये साफ था कि उन्हें उम्मीद थी कि क्रिश और बाकी लोग उनकी बातें सुन लेंगे। शर्वानी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विंट और बाकी लोगों का पहले ही ख्याल रखा जा चुका है। गैंगस्टरों के इस समूह की बातों से ही यह स्पष्ट हो गया था कि विंट और बाकी लोग वही युवा थे जो पहले भी आ चुके थे। और इस तथ्य से कि गैंगस्टर इस समय ठीक लग रहे थे, ये स्पष्ट था कि वे पहले ही विंट और अन्य लोगों से निपट चुके थे। इसके अलावा वह आसानी से देख सकती थी कि वर्तमान में कुछ गैंगस्टर पहले से ही पट्टी बांध चुके थे। ये स्पष्ट था कि विंट और अन्य लोगों के पकड़े जाने से पहले वे कुछ गैंगस्टरों को काफी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे थे। लेकिन डी में उनसे निपटा जा चुका था। एकमात्र चीज जो उसे अभी नहीं पता थी वह ये थी कि विंट और अन्य लोग जीवित हैं या नहीं। फिलहाल उसे उम्मीद थी कि गैंगस्टरों का ये समूह केवल विंट और अन्य लोगों को पकड़ने में कामयाब रहा होगा। अन्यथा अगर वे मारे गए होते तो चीजें निश्चित रूप से बढ़ जाती। इसके अलावा उसे निश्चित रूप से इस मामले के लिए दोषी ठहराया जाने वाला था। ये सच हो सकता है कि वह अकेली नहीं थी जो ऐसा करना चाहती थी, और वह भी नहीं था जिसने इस तरह की प्रतियोगिता का सुझाव दिया था, लेकिन वह इसमें शामिल थी। अगर उसने मना कर दिया होता तो वे निश्चित रूप से इस मामले में शामिल नहीं होते। वह एक बदमाश के पास पहुंची और पूछा, आप जिन युवाओं के समूह की बात कर रहे थे, क्या वे स्पोर्ट्स कारों से आए थे? जिस गैंगस्टर से पूछताछ की गई थी वह शर्वानी की खूबसूरती देखकर थोड़ा हैरान था। इसके अलावा वह खुद को काफी भाग्यशाली मानता था कि उससे ही पूछताछ की जा रही थी। इसलिए अगर उसे लड़ना पड़ा तो वह ही सबसे पहले उसे पकड़ने वाला था। तुम उन घमंडी बच्चों के समूह के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम यही पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलने क्यों नहीं ले जाता? उस लड़के ने चेहरे पर कामुक मुस्कान के साथ पूछा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। ये स्पष्ट था कि शर्वानी उसकी उस पर स्पष्ट निगाह से खुश नहीं थी। वह आदमी अपना मुंह पकड़े हुए जी पर गिर पड़ा। इस समय तक उसके कुछ दांत टूट चुके थे और उसने खून थूक दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी गुस्से में था। बस वह भाग्यशाली था कि उसके निचले कुछ ही दांत टूटे थे, अन्यथा इस स्थिति में उसके लिए स्पष्ट रूप से बोल पाना निश्चित रूप से असंभव होता। शर्वानी को इस सवाल से कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बजाय उसने बाकी बदमाशों की तरफ देखा जो पहले से ही आ रहे थे। चूंकि वह उनमें से एक को पहले ही हरा चुकी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि बाकी बदमाश तुरंत हमला करेंगे। इसलिए लक्ष्मण और बाकी लोग आगे बढ़कर शर्वानी के पीछे खड़े हो गए। ये स्पष्ट था कि अगर गैंगस्टर्स ने कोई कार्रवाई करने का फैसला किया तो वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ कृष भी शर्वानी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह बदमाशों से निपटने में सक्षम नहीं होगी। जब तक वे उस पर हावी नहीं हो जाते तब तक उसके लिए उनसे निपटना निश्चित रूप से संभव था।
जैसे ही बाकी के गुंडे शर्वानी और अन्य लोगों से निपटने के लिए उन पर झपटने वाले थे, उन्हें अचानक पीछे से एक चिल्लाहट सुनाई दी। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई यहाँ आता है तो तुम्हें उस पर हमला नहीं करना है। इसके बजाय तुम्हें उसे मेरे पास लाना है। तुम उन पर हमला क्यों करना चाहते हो? आवाज स्ट्रैंड थी, लेकिन ये बहुत सख्त थी और तुरंत ही सभी बदमाशों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। सभी बदमाशों की हरकतें रुक गईं, वे अपनी गर्दनें हिलाते हुए पीछे देखने लगे। क्रिश और बाकी लोगों ने भी पीछे देखा, ये सोचकर कि इस बार कौन आया है। अध्याय 55 लेडी बॉस। सभी बदमाशों की हरकतें रुक गईं, वे अपनी गर्दनें हिलाते हुए पीछे देखने लगे। क्रिश और बाकी लोगों ने भी पीछे देखा, ये सोचकर कि इस बार कौन आया है। जैसे ही उन्होंने उधर देखा, उन्हें पता चला कि वहां एक महिला खड़ी थी जो काले रंग की चमड़े की पोशाक पहने हुए थी, जिसमें एक टाइट चमड़े की पैंट और एक टाइट चमड़े की जैकेट थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था जब उसने देखा। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ जो कुछ हो रहा था उससे खुश नहीं थी, और गुंडों के हाव भाव देखकर ही क्रिश और समूह के बाकी लोग तुरंत बता सकते थे कि वे इस महिला से डरे हुए थे। इस समय लक्ष्मण और अन्य लोग उस महिला से आश्चर्यचकित और थोड़ा भयभीत होने से खुद को नहीं रोक पाए। चूंकि वह दूसरों को आसानी से डराने में सक्षम थी, उन गुंडों को जो वास्तव में किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते थे, ये स्पष्ट था कि उसकी क्षमता को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह महिला जिसके बाल काले थे और जो जूड़े में बंधे थे और जिसकी भूरी आंखें उदासीनता से भरी थी, क्रिश और बाकी लोगों की ओर देख रही थी। क्रिश और बाकी समूह ने पीछे हटने का नाम ही नहीं लिया। इस समय वे विंट और अन्य लोगों के लिए यहाँ थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनके लिए पीछे हटना असंभव होने वाला था। फिर भी अगर कोई मौका था तो क्रिश नहीं चाहता था कि वे लड़ें। वर्तमान में उसने पहले ही वह मिशन पूरा कर लिया था जो उसे सिस्टम द्वारा सौंपा गया था। ये सिर्फ इतना था कि पुरस्कार अभी तक वितरित नहीं किए गए थे क्योंकि जीत को अभी तक मंजूरी नहीं मिली थी। तो अभी उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि वह जान सके कि सिस्टम उसे क्या इनाम देने वाला है। आप लोग आ सकते हैं ताकि हम बात कर सकें, महिला ने क्रिश और बाकी समूह की ओर देखते हुए कहा। जहां तक बदमाशों की बात है, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वे तुरंत पीछे हट गए। क्रिश और बाकी समूह को परेशान करने का इरादा नहीं रखते थे। शर्वानी ने क्रिश की ओर देखा। जब उसने महसूस किया कि महिला ने जो कहा था उसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। किसी भी हालत में उसे यह सुनिश्चित करना था कि विंट को बचा लिया गया है। वह बस यही उम्मीद कर रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा, अन्यथा ये परेशानी का सबब बनने वाला था। शर्वनी के आगे बढ़ने पर क्रिश तुरंत उसके पीछे चला गया। लक्ष्मण और अन्य लोगों ने भी वही किया। वे पहले से ही समझ गए थे कि क्रिश की क्षमता निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ वे खिलवाड़ कर सकें। तो ईवी लक्ष्मण वर्तमान में क्रिश के सामने संयमित था, लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि वह पहले से ही क्रिश के सामने झुक गया था। अगर उसे मौका दिया जाता तो वह निश्चित रूप से क्रिश से निपटना सुनिश्चित करता। यह अच्छी बात थी कि वह कोई मूर्ख नहीं था जो जल्दबाजी में कुछ करता, अन्यथा अब तक वह क्रिश पर हमला कर चुका होता और निश्चित रूप से पिट जाता। फिर भी एक बात थी जो उसने नोटिस की थी, वह ये थी कि शर्वानी अब क्रिश से चिढ़ती नहीं दिख रही थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि क्रिश ने उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर लिया था और अब वह उसे भगाने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन ये पूरी तरह से उसके हितों के खिलाफ था। वह क्रिश को शर्वानी के बगल में कैसे रहने दे सकता था? इसलिए ये कुछ ऐसा था जिसे किसी समय बदलना था। अभी के लिए वह केवल क्रिश को शर्वानी के करीब रहने की अनुमति दे सकता था, क्योंकि वह उसके बारे में जांच कर रहा था। जिस क्षण उसे अपनी पूरी क्षमताओं के बारे में पता चला, उसी क्षण वह कार्य करने जा रहा था। उस समय उसे विश्वास था कि अगर वह क्रिश का ख्याल रखेगा तो शर्वानी को कोई खास परवाह नहीं होगी। आखिरकार भले ही शर्वानी को अभी क्रिश की मौजूदगी की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे पसंद करता था, है न? महिला ने रास्ता दिखाया और वे एक इमारत पर पहुंचे। यह इमारत अन्य जीर्ण शीर्ण इमारतों के करीब स्थित थी। फिर भी ये देखा जा सकता था कि यह इमारत उस इमारत की तुलना में बेहतर स्थिति में थी जो पिछले गिरोह के स्वामित्व में थी, जिसे क्रिश और उसके समूह ने संभाला था। जैसे ही वे 8 मंजिला इमारत में घुसे, क्रिश को तुरंत एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक छोटा क्लब था। सी ब्लू नाइट क्लब की तुलना में ये निश्चित रूप से कई पायदान छोटा था, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी तरह से व्यवस्थित था, इस तथ्य के बावजूद कि वहां बहुत सारे ग्राहक मौजूद नहीं थे। लेकिन ये तो अपेक्षित ही था क्योंकि अभी दिन का समय था, लगभग दोपहर हो चुकी थी।
इसलिए ये स्पष्ट था कि दिन के इस समय क्लब में केवल कुछ ही लोग आएंगे। और ये देखते हुए कि यह कितना विशाल था, क्रिश का मानना था कि यह हमेशा देर रात के समय लोगों से भरा रहता था। महिला ने कुछ नहीं कहा और तुरंत समूह को सीढ़ियों की ओर ले गई। इस इमारत में कोई लिफ्ट नहीं थी और यही बात पिछली इमारत पर भी लागू थी जहां वे बदमाशों से निपटने गए थे। सीढ़ियां चढ़कर वे किसी तरह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। यहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह बाकी मंजिलों से बिल्कुल अलग है जहां से वे गुजरे थे। पहली 3 मंजिलें क्लब का हिस्सा थीं और ऊपर की ओर जाने पर यह एक निवास स्थान जैसा था। इसका इस्तेमाल ग्राहकों के ठहरने के लिए किया जाता था। बस इतना था कि ऊपर की मंजिल 5वीं, चौथी और तीसरी मंजिलों से बिल्कुल अलग थी, जिनका इस्तेमाल ठहरने के लिए किया जाता था। क्रिश के अवलोकन के अनुसार वह देख सकता था कि यह ऊपरी मंजिल, छठी मंजिल किसी व्यक्ति के निवास की तरह लग रही थी। फिर भी उसने कोई टिप्पणी नहीं की और बस महिला का पीछा करते हुए एक कमरे में चला गया। बेशक भले ही उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। इसके बजाय वह बेहद सतर्क था, खासकर उसके सामने खड़ी इस महिला के प्रति। हालांकि वह वहां मौजूद भारी भरकम गैंगस्टरों की तुलना में काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन वह उन्हें आसानी से डराने में सक्षम थी। क्रिश यह मानने में नासमझ नहीं था कि उसने उन्हें सिर्फ किसी और के साथ अपने रिश्ते या अपनी पृष्ठभूमि के कारण डराया है। इसके बजाय क्रिश का मानना था कि उसने ऐसा अपनी योग्यताओं के कारण किया है। हालांकि वह उसे ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम है। उसके चलने के तरीके और चाल से ही क्रिश को साफ पता चल गया कि वह लड़ने में माहिर है। जहां तक सटीक स्तर की बात है, वह तब तक नहीं बता सकता था जब तक कि वह उसे कार्रवाई करते हुए न देख ले। फिर भी उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से कुशल थी और यही कारण था कि वह इस समय बेहद सतर्क था। आखिरकार उसे अपनी और शर्वानी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। समूह कमरे में घुसा और तुरंत ही समझ गया कि यह एक दफ्तर है। टैटू वाले आदमी के दफ्तर की तरह ही जिसके साथ वे पहले भी पेश आए थे। इसके पीछे एक मेज और एक कुर्सी थी, लेकिन दूसरे दफ्तर से बिल्कुल अलग। इस दफ्तर में एक शेल्फ थी जिसमें कई किताबें भरी हुई थीं। हालांकि क्रिश यह नहीं बता सके कि शेल्फ पर किस तरह की किताबें हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शीर्षक पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। डेस्क के सामने 2 कुर्सियां थीं, जाहिर है मेहमानों या क्लिप्स के लिए। और इसके अलावा इस कमरे के भीतर, जो वर्तमान में टायर बिल्डिंग के बाहरी स्वरूप की तुलना में अच्छी तरह से सुसज्जित था, एक सोफा था जिस पर कम से कम 3 लोग बैठ सकते थे। सरल शब्दों में, हालांकि यह कमरा आलीशान ढंग से सुसज्जित नहीं था, फिर भी यह टायर बिल्डिंग और टैटू वाले गैंगस्टर के कार्यालय के बाहरी स्वरूप की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर था। जैसे ही वह महिला कार्यालय में दाखिल हुई, वह तुरंत अपनी मेज के पीछे जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपनी कोहनी मेज के ऊपर रखी, फिर अपने हाथ जोड़े। उसने क्रिश और बाकी लोगों को एक जांच भरी नजर से देखा। जैसे ही उसकी नजर लक्ष्मण और बाकी लोगों पर पड़ी, वे खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक पाए। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह महिला शर्वानी से भी ज्यादा खतरनाक है। जहां तक शर्वानी और क्रिश की बात है, तो वे दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे। क्रिश के लिए इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि वह खुद को कई चीजों में उलझाए हुए था और इसलिए उसने कई मौकों पर इनको मारने का अनुभव किया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह पहले से ही इसका आदी था। दूसरी ओर शर्वानी इस महिला से नहीं डरती थी, न केवल क्रिश पर उसके विश्वास के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वह सान्वी के आतंक का अनुभव कर चुकी थी। इसलिए उसके अनुसार इस महिला की तुलना सान्वी से बिल्कुल नहीं की जा सकती। कुछ देर चुप रहने के बाद महिला ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। मुझे सच में नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अगर तुम पिछले समूह की तरह परेशानी खड़ी करने आए हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर तुम कोई व्यापारिक लेन देन करना चाहते हो, जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। महिला की आवाज में एक ही समय में नरमी और कठोरता दोनों थी। उसमें धमकी थी, जो ये संकेत दे रही थी कि अगर क्रिश और बाकी लोग यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आए तो वह उनसे जरूर निपटेगी। अध्याय 56, परेशानी भरा मुद्दा। कुछ देर चुप रहने के बाद महिला ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। मुझे सच में नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन अगर तुम पिछले समूह की तरह परेशानी खड़ी करने आए हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर तुम कोई व्यापारिक लेन देन करना चाहते हो, जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। महिला की आवाज में एक ही समय में नरमी और कठोरता दोनों थी। उसमें धमकी थी, जो ये संकेत दे रही थी कि अगर क्रिश और बाकी लोग यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आए तो वह उनसे जरूर निपटेगी। कृपया कुछ भी कहने से पहले बैठ जाए।
मैं नहीं चाहती कि आप कहें कि मेरे आगंतुकों के प्रति मेरा व्यवहार शिष्टाचारपूर्ण नहीं था। महिला ने एक बार फिर कहा। शर्वणी आगे बढ़ी। वह आगे बढ़ी और डेस्क के सामने रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। लक्ष्मण भी यही करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि कृष पहले ही उस पर बैठ चुका है। उस समय वह कृष पर शर्मिंदा और क्रोधित था। फिर भी इस समय उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था और वह केवल पीछे हटकर सोफे पर बैठ सकता था। कुछ लोग आगे बढ़कर उसके साथ सोफे पर बैठ गए। बाकी लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, वे केवल खड़े रह सकते थे। महिला के सामने कुर्सी पर बैठते ही शर्वानी बोली, हम यहाँ 2 कारणों से आए हैं। एक तो ये कि हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है जो यहाँ आए हैं, और दूसरा, हमें एक गिरोह से निपटना है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये गिरोह जिसका तुम नेतृत्व कर रहे हो कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसलिए हम नागरिक के रूप में कार्रवाई कर रहे हैं ताकि समुदाय में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद की जा सके। शर्वानी ने बिना किसी डर के अपनी आवाज में समझाया। बेशक उसने जो कारण बताया था वह कुछ ऐसा था जो उन्होंने अभी अभी बनाया था। वैसे भी ये सिर्फ एक तरीका था जिसका इस्तेमाल वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कर रहे थे। चूंकि वे किसी पर भी हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका मानना था कि उनके लिए गैंगस्टरों पर हमला करना बेहतर था। जब तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिल जाता, वे आसानी से बदमाशों को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इसलिए न केवल उन्हें लोगों पर हमला करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि इसके बजाय उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। शर्वानी की बातें सुनकर महिला के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। उसने शर्वानी को ठंडे भाव से देखा। साथ ही शर्वानी को देखते हुए उसकी आंखों में एक जानलेवा भावना उभरी। हालांकि शर्वानी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वह उन दोनों के बीच घूरने की होड़ में पीछे नहीं हटी। कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरने के बाद महिला ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। अगर मैं पूछूं, तो आपको किसने बताया कि मैं इस तरह का व्यवसाय चलाती हूं? जहां तक मेरा सवाल है, मैं यहां साधारण व्यवसाय करती हूं। मैं सिर्फ एक क्लब और एक लॉजिंग व्यवसाय चलाती हूं। जहां तक उन गैंगस्टरों की बात है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं वास्तव में उनके बारे में नहीं जानती। महिला ने उदासीनता से कहा। जिस तरह से वह ये कह रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वास्तव में ये स्पष्ट था कि उसे शर्वानी की उस क्षमता की कोई परवाह नहीं थी जो उसने अभी दावा किया था। ओह, ऐसा है। नीचे उन गुंडों के समूह के बारे में क्या बताया जा रहा है? जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने हमारे सामने अहंकारी व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वे हमला करने के लिए तैयार थे। अगर तुम समय पर नहीं आते, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे हम पर पहले ही हमला कर चुके होते। शर्वानी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। आप उन गुंडों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। भले ही वे इस इमारत से बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसका हिस्सा हैं। महिला ने चेहरे पर शिकन के साथ जवाब दिया। कृष्ण ने उस महिला को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उसकी आंखों में बेबसी की झलक थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा था जो उस गिरोह के लोगों से जुड़ा था जिसने उसे बेबस बना दिया था। वे इमारत और व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे वही करते हैं जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा अगर वे व्यवसाय को बाधित करने के लिए यहाँ हैं, तो उन्हें आपकी हर बात का पालन क्यों करना है? ये स्पष्ट है कि अगर आप उन्हें कुछ भी करने के लिए कहते हैं, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। शर्वनी ने जवाब देते हुए कहा। वे लोग जो कुछ भी मैं कहूं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो वे नहीं कर सकते। वह ये कि वे यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, चाहे मैं उन्हें कितनी भी बार यहाँ से निकल जाने के लिए कहूँ। जहाँ तक मेरे प्रति उनके डर की बात है, तो वह सिर्फ उनके नेता की वजह से है। महिला ने जवाब दिया। इस समय उसके चेहरे पर गुस्से का स्पष्ट भाव था। ये स्पष्ट था कि वह वहां मौजूद गुंडों के समूह से पूरी तरह परेशान थी। लेकिन फिर भी वह इस स्थिति में असहाय थी, क्योंकि वह उन्हें भगाने में सक्षम नहीं थी। अगर आप उन्हें भगाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते और उन्हें भगाने के लिए क्यों नहीं कहते? आखिरकार वे व्यापार में बाधा डाल रहे हैं, है न? शर्वानी ने पलटवार किया। ये स्पष्ट था कि उसे महिला की बात पर विश्वास नहीं था। उसके अनुसार ये सिर्फ एक योजना थी जो उस महिला ने बनाई थी। पुलिस? क्या आपको लगता है कि इस समय पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है? इन बदमाशों के पीछे जो है, उसके पुलिस बल में काफी संपर्क हैं। इसलिए मेरे लिए उनके साथ कुछ भी करना असंभव है, क्योंकि मेरे पास उनके जैसे संपर्क नहीं है। इसलिए अगर मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो भी वे इन लोगों को नहीं ले जाएंगे। दिन के अंत में, हालांकि गैंगस्टरों का ये समूह इस इमारत से बाहर है, उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे व्यापार में बाधा उत्पन्न हो।
इसके अलावा मुझे ये दिखाने के लिए सबूत की आवश्यकता होगी कि वे ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा यह मुझे मुसीबत में डाल सकता है। आखिरकार यह एक झूठा आरोप होगा, महिला ने एक बार फिर कहा, और इस समय वह जो मजबूत मुखौटा समूह के सामने रख रही थी वह तुरंत थोड़ा ढह गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह असहाय और कमजोर दिख रही थी। इसके बजाय शर्वानी और समूह के बाकी लोग देख सकते थे कि वह निश्चित रूप से वहां मौजूद गैंगस्टरों के समूह से निपटने में सक्षम नहीं थी। शर्वानी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। इस पल वह उस महिला की बात पर यकीन करने लगी, लेकिन फिर भी उसे अभी भी संदेह था कि महिला जो कह रही थी वह सच थी। आखिरकार अगर यह सच था कि वह उन बदमाशों की प्रभारी नहीं थी, तो उन्हें ये क्यों बताया गया कि वे उन बदमाशों के समूह का हिस्सा थे जो इस क्षेत्र में अपराध कर रहे थे। जैसे कि वह पहले से ही समझ सकती थी कि शर्वनीत क्या सोच रहा था, महिला ने आगे कहा, वे लोग, भले ही उन्हें यहाँ रहने के लिए पैसे मिलते हों, लेकिन यह उन्हें जो चाहे करने से नहीं रोकता। मैं खुद को उनके साथ शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए जब तक कि यह मेरे व्यवसाय से संबंधित कुछ न हो, मैं खुद को उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं करूंगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और अधिकांश समय वे कई अपराध करते हैं। अगर मैं उन्हें ऐसा करने से रोकना भी चाहूं, तो मेरे लिए पूरे दिन उन पर नजर रखना असंभव है। इसलिए उनके लिए कुछ चीजें गुप्त रूप से कर पाना असंभव नहीं है। शर्वानी कुछ देर चुप रही। आखिरकार वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें इस पर संदेह करने का मौका दूंगी, लेकिन किसी भी हालत में मैं अपने दोस्तों के बारे में जानना चाहती हूँ। वे यहाँ गैंगस्टरों से निपटने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि हमें गलत जानकारी मिली है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपने उन्हें नहीं मारा है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो यह आपके द्वारा अभी कही गई बात के विपरीत होगा। आप उन बदमाशों के समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो अहंकार से भरे हुए आए थे। वे वर्तमान में दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में बंद हैं। उन्हें कुछ चोटों के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जो उन्हें उस समय लगी थी जब वे बदमाशों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वे मारे जा सकते थे। आखिरकार जैसे ही वे आए, उन्होंने बाहर मौजूद बदमाशों को भड़का दिया। महिला ने घूंघट में नाक भान सिकोड़ी। कृष अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। वह विंस से पहले भी मिल चुका था और उस लड़के के बारे में उसके अवलोकन के अनुसार ये स्पष्ट था कि वह लड़का निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़कर दूसरों को आसानी से भड़का दे। अन्यथा पहले जब कृष ने उसे अनदेखा किया था तो वह आदमी निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करता। लेकिन दिन में उस आदमी ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में भूल ही गया था। दूसरी ओर शर्वानी को यह सुनकर तुरंत राहत मिली कि विंट और बाकी लोग मारे नहीं गए हैं। जहां तक उनके घायल होने की बात है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब तक वे मरे नहीं हैं तब तक वे ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा इस महिला ने जो कुछ कहा था उससे ये स्पष्ट था कि वे बहुत ज्यादा घायल नहीं हुए थे, इसलिए उनके लिए थोड़े समय में ठीक हो जाना असंभव नहीं था। कम से कम उसे विश्वास था कि उनके अंग नहीं टूटे या फ्रैक्चर नहीं हुआ, अन्यथा ये थोड़ा जटिल होने वाला था। अध्याय 57। रूपा महिला ने फोन किया और कुछ ही देर में एक व्यक्ति आया। महिला ने उसे आदेश दिया कि वह जाकर उन लोगों को लेकर आए जिन्हें उन्होंने बंद करके रखा है। उस आदमी ने जाने से पहले कृष और बाकी लोगों को देखा। उसने इसके पीछे की वजह के बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि यह वही महिला थी जिसने समूह को पहले बंद करने का निर्देश दिया था। कुछ मिनट बाद विंट और बाकी लोग ऑफिस में आए। उन्हें देखकर कृष और बाकी लोग कुछ अवाक रह गए। असल में शर्वानी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। यही बात लक्ष्मण पर भी लागू हो सकती है। समूह के बाकी सदस्यों के लिए उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखना सुनिश्चित किया। आखिरकार जबकि लक्ष्मण और शर्वानी पृष्ठभूमि के मामले में विंट से मुकाबला कर सकते थे, बाकी लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वे विंट की बुरी किताबों में न पढ़ें, अन्यथा वे निश्चित रूप से कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो वे नहीं चाहते थे। विंट ने कृष और बाकी लोगों को देखा। इस समय वह थोड़ा शर्मिंदा था और छिप जाना चाहता था, लेकिन एक बात थी जिसने उसे ऐसा करने से रोका। वह ये थी कि कृष और बाकी लोग ठीक दिख रहे थे और उनमें से कुछ को मामूली चोटों के अलावा कोई चोट नहीं लगी थी। बेशक वह इस बात से चिढ़ गया था कि शर्वानी और लक्ष्मण उस पर हंस रहे थे। ये पूरी तरह से असहनीय था। जिस बात ने उसे क्रोधित किया वह ये थी कि जब वे यहाँ आए थे, यहाँ के गुंडों के समूह से निपटने के इरादे से, तो उन्हें पीटा गया था। लक्ष्मण और अन्य लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हम इस बात पर सहमत हुए थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो
तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुमने प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लिया? क्या तुमने हार मान ली या क्या? विंक ने कहा, लेकिन उनका भाषण इतना जबरदस्ती भरा लग रहा था कि हर बार जब वे ये शब्द बोल रहे थे तो उनके हाव भाव बदल रहे थे। ये स्पष्ट था कि हर बार बोलते समय उन्हें दर्द का एहसास हो रहा था। क्रिश ने विंक की तरफ देखा। ये कहा जा सकता है कि विंक दिखने में काफी हास्यास्पद था। अभी विंक के होंठ सूजे हुए थे। इसके अलावा उसकी बाईं आंख इस समय काली थी, जो ये संकेत दे रही थी कि किसी ने उसकी आंख में मुक्का मारा था। उसका बायां गाल लाल हो गया था और यह संकेत था कि किसी ने उसके चेहरे के उस तरफ चोट मारी है। और यही वह चीज थी जो क्रिश देख सकता था। फिर भी उसे लगा कि विंक के शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। आखिरकार अगर उस पर वहां मौजूद गुंडों ने हमला किया होता तो उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि वे कहां हमला कर रहे हैं। इसलिए चूंकि वे उस चेहरे पर हमला करने में कामयाब हो गए थे जो लड़ाई के दौरान मानव शरीर के सबसे सुरक्षित माता पिता में से एक था, इसलिए ये स्पष्ट था कि अन्य माता पिता को भी कुछ हद तक नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त चूंकि यह एक ऐसा झगड़ा था जिसमें व्यक्ति के पास मौजूद कौशल पर विचार नहीं किया जाता था, इसलिए गैंगस्टर निश्चित रूप से बिना किसी कौशल के हमला कर सकते थे और उनके द्वारा किए गए हमले कहीं भी हो सकते थे। मैं क्यों ना हंसूं? तुम अभी बहुत मजाकिया लग रहे हो। इसके अलावा तुमसे किसने कहा कि हमने काम पूरा नहीं किया? हम पहले ही उन गुंडों के समूह से निपट चुके हैं जिन्हें हमें संभालना था। उन्हें पहले ही पुलिस को सौंप दिया गया है ताकि वे निपट सकें। दरअसल हमें जो काम करना था वह काफी खतरनाक था। बदमाशों के उस समूह का नेता काफी ताकतवर था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बदमाशों के उस समूह के पास कुछ पृष्ठभूमि है, ये देखते हुए कि वे मानव तस्करी में काम कर रहे थे। शर्वानी ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके बयान के अंत में उसके चेहरे पर एक शिकन थी और उसकी आवाज में नाराजगी थी। विंक ने अपनी आंखें झपकाईं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शर्वानी ने क्या कहा था। वे पहले ही उन गैंगस्टरों के समूह से निपट चुके थे जिनसे उन्हें निपटना था। ये कैसे संभव था? आखिरकार जिन दो गिरोहों का उन्हें सामना करना था, उन्हें देखते हुए उनकी क्षमताएं एक जैसी ही होनी चाहिए थीं। अगर उनके पास एक जैसी क्षमताएं थीं, तो भले ही शर्वानी उससे ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में गैंगस्टरों से निपटने में सक्षम नहीं थी। इसलिए ये स्पष्ट था कि वे उससे झूठ बोल रहे थे। तुम इस पर यकीन नहीं करना चाहते। वैसे भी जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। शर्वानी ने गंभीरता से जवाब दिया। उसे सच बोलना कभी पसंद नहीं था और दूसरों को ये सोचना कि वह उनसे झूठ बोल रही है। फिर भी भले ही उसने इस मुद्दे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, ये देखते हुए कि उसने क्रिश द्वारा कार्रवाई करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला। आखिरकार क्रिश को समूह का हिस्सा माना जाता था, ये देखते हुए कि वह उसका अंगरक्षक था। डी में विंक ने नाक भान से कोड़ी। फिलहाल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। फिलहाल उसे उम्मीद थी कि वे यहाँ से निकल जाएंगे। गैंगस्टरों का वह समूह पूरी तरह से अनुचित था, ऐसा कि वे किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। इससे पहले जब वे आए थे तो उसने योजना बनाई थी कि वे एक रणनीति के साथ हमला करेंगे, लेकिन समूह के भीतर एक मूर्ख ने अचानक उनमें से एक पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि उसे गैंगस्टरों का घमंडी दिखना पसंद नहीं था। डी में उनमें से एक पर हमला करके उन्होंने बाकी गैंगस्टरों को सफलतापूर्वक उकसाया था और इसके साथ ही बाकी गैंगस्टर उनकी ओर झुंड में आ गए, जिसके कारण उनकी पिटाई हुई। और चूंकि वह दूसरों से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वह समूह में सबसे ज्यादा निशाना बना। यही कारण था कि समूह के बाकी लोगों की तुलना में उसकी स्थिति सबसे दयनीय थी। ये सच हो सकता है कि समूह के बाकी लोगों की तुलना में उसके पास ज्यादा क्षमताएं थी, लेकिन चूंकि वह सबसे ज्यादा दबाव का सामना कर रहा था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। समूह के यहाँ पहले से ही मौजूद होने के कारण शर्वानी ने अपनी नजर घुमाई और इस इमारत की प्रभारी महिला की ओर देखा। तो हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? हम आगे बढ़ सकते हैं और नीचे उन गुंडों के समूह से निपट सकते हैं। इसके साथ आपके लिए अपना व्यवसाय जारी रखना आसान हो जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से यह इस आधार पर है कि आप जो पहले कह रहे थे वह सच है। दूसरी ओर महिला ये सुनकर भौंचक्की रह गई। वह उस समय आश्चर्यचकित हो गई जब शर्वानी ने बताया कि वे पहले ही गैंगस्टरों के एक अन्य समूह से निपट चुके हैं। क्या उनके पास वास्तव में गैंगस्टरों के एक स्थापित समूह से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता थी? इसके अलावा एक और बात थी जिसने उसका ध्यान खींचा था। वह ये थी कि एक टैटू वाला आदमी था जो उस गैंगस्टर समूह का नेता था। अब तक
गैंगस्टर समूह का कोई भी नेता जिसे वह जानता था और जिसके पास टैटू था, वह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह वही व्यक्ति था जिसके बारे में शर्वानी बात कर रही थी, लेकिन अगर यह वही व्यक्ति था तो इसका मतलब था कि उनके पास निश्चित रूप से कुछ क्षमताएं थीं। बेशक वह उस व्यवसाय को भी जानती थी जिसमें वह समूह शामिल था, लेकिन उसे विवरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बेशक वह इस तथ्य के बारे में भी जानती थी कि वे मानव तस्करी में शामिल थे, लेकिन उनके पास जो संबंध थे उसके कारण उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। वास्तव में वे मुख्य समूह नहीं थे जो इस व्यवसाय के प्रभारी थे। इसके बजाय वे इसकी एक बहुत छोटी शाखा थे। जहां तक इस गिरोह के सरगना का सवाल है, वह नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वे निश्चित रूप से दुर्जय थे और यदि संभव हो तो वह कभी भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगी। आप नीचे के गैंगस्टर्स के समूह के बारे में भूल सकते हैं। अगर आप उनसे निपटते हैं तो गैंगस्टर्स का एक और समूह आ जाएगा अगर इस एक को पुलिस से नहीं छोड़ा गया। इसके अलावा यह मेरे लिए और भी अधिक समस्याएं पैदा करने वाला है, ये देखते हुए कि वे निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली गैंगस्टर्स को बुलाएंगे और वे कभी भी मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का फैसला कर सकते हैं। महिला ने जवाब दिया, बेशक अगर संभव होता तो वह शर्वानी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने में संकोच नहीं करती, लेकिन जब उसने इस बारे में बहुत सोचा तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। जब तक वह मास्टरमाइंड से निपट नहीं लेती तब तक उसके लिए इस इमारत के बाहर मौजूद गैंगस्टरों से निपटना असंभव था। वास्तव में उन गैंगस्टरों की भूमिका सिर्फ इस इमारत में रहना ही नहीं थी, बल्कि वे उसकी गतिविधियों और उसके संपर्क में आने वालों पर भी नजर रख रहे थे। ये सुनकर शर्वानी सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। असल में यह उसका काम नहीं था। वे गैंगस्टरों के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन आज के नतीजों से यह निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक अच्छा तरीका नहीं था। इसलिए उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का कोई और तरीका तलाशना होगा। फिर भी अगर कोई मौका मिला और उसे पता चला कि गैंगस्टर मानव तस्करी जैसा कुछ कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से उस मामले में शामिल होने में संकोच नहीं करेगी। आखिरकार उसके पास काफी धार्मिकता की भावना थी, लेकिन फिर भी वह अपनी सीमाएं जानती थी। कृष्ण ने पूरे समय कुछ नहीं कहा और दोनों महिलाओं को एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया, और चूंकि वे पहले ही एक समझौते पर आ चुके थे, इसलिए कृष्ण और समूह के बाकी लोगों ने जाने का फैसला किया। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एक बार फिर उस महिला की आवाज सुनाई दी, अगर आपको क्लब से जुड़ा कोई काम है तो आप मुझे यहाँ पा सकते हैं। मेरा नाम रूपा है। अध्याय 58 सिस्टम रिवॉर्ड। जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकले, कृष को तुरंत सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला। ये प्रॉम्प्ट उस मिशन से संबंधित था जो उसे दिया गया था। वैकल्पिक मिशन पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। मिशन पूरा करने के लिए पुरस्कारों की गणना की जा रही है। मेजबान को पेशेवर ड्राइविंग कौशल से पुरस्कृत किया गया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट और इनाम सुनकर कृष को एक पल के लिए हैरानी हुई। इस समय हालांकि वह पेशेवर ड्राइविंग कौशल प्राप्त करने के लिए काफी उत्साहित था, फिर भी वह थोड़ा असंतुष्ट था। उस दिन वह विश्वविद्यालय में था, लेकिन उसके जैसे व्यक्ति के लिए जिसने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, ये निश्चित रूप से असंभव था कि वह उन लोगों के बराबर पहुंच सके जो पहले ही अपनी डिग्री की पढ़ाई के दूसरे वर्ष में पहुंच चुके थे। यदि संभव हो तो वह वास्तव में चाहता था कि सिस्टम उसे कुछ ऐसा इनाम दे जो उसे पढ़ाई से निपटने में सक्षम बनाए। वह सीधे ज्ञान दिए जाने की मांग नहीं कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा कौशल या योग्यता जो उसे आसानी से सीखने में सक्षम बनाए, वह अधिक सराहनीय होगी। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा था जो उसे मुफ्त में दिया गया था। हाँ, मुफ्त में। गैंगस्टरों से निपटने में सक्षम होने के लिए उसने जो कौशल का उपयोग किया था, वह कुछ ऐसा था जो उसे सिस्टम ने ही दिया था। इसलिए कृष्ण ने इनाम पाकर शिकायत नहीं की। फिर भी उसने तुरंत इनाम का दावा नहीं किया। आखिरकार हर बार जब वह सिस्टम से इनाम मांगता था, खासकर वह जो कौशल से संबंधित था, तो उसके शरीर पर एक निश्चित सीमा तक असर पड़ता था। और अभी चूंकि वे उस इलाके में थे जो गैंगस्टरों का था, इसलिए वह ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं था जिससे उसे अपना काम करने में बाधा आए। अगर उसे अभी भी इनाम मिल रहा होता और वह शर्वानी पर हमला होने पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, तो यह निश्चित रूप से परेशानी का सबब बनने वाला था। इसलिए उसने तय किया कि जैसे ही वे इस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, वह इनाम ले लेगा। ऐसा वह तभी कर सकता था जब वे वाहन के अंदर हों। जब वे इमारत से बाहर निकले तो बदमाशों ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में जब उन्हें पता चला कि विंट और अन्य को रिहा कर दिया गया है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वे रूपा के चरित्र को समझते थे और इसलिए उसके लिए उन्हें रिहा करना असंभव नहीं था।
वास्तव में पहले वे इन बदमाशों के समूह को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन बाद में उनके पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि रूपा ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। ये स्पष्ट था कि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर इस बात से नाखुश थे कि उन्हें इन युवकों के समूह को छोड़ना पड़ेगा, खासकर उस युवक को जिसे शर्वानी ने पीटा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें रूपा की हर आज्ञा का पालन करना होगा। इसलिए हालांकि वे अनिच्छुक थे, वे तुरंत पीछे हट गए, जिससे शर्वानी और समूह के बाकी लोग निकल गए। समूह उस क्षेत्र में पहुंचने में कामयाब रहा जहां उन्होंने वाहन छोड़े थे, इससे पहले कि वे तुरंत अस्पताल चले जाएं। हालांकि विंट और अन्य लोगों को जो चोटें लगी थीं, वे इतनी गंभीर नहीं थीं, फिर भी उनका ख्याल रखना जरूरी था। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प उन्हें अस्पताल ले जाना था ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी पट्टियां बांधी जा सकें। गाड़ी के अंदर क्रिश पैसेंजर सीट पर बैठा रहा और शर्वानी गाड़ी चलाती रही। इस बार सड़क पर ध्यान देते हुए वह क्रिश पर नजरें गड़ाए रही। आज उसे इस लड़के के बारे में और भी अच्छी समझ हो गई थी। इसी वजह से उसे इस बात का भी बेहतर अंदाजा हो गया कि उसके माता पिता ने क्यों इस बात पर जोर दिया था कि क्रिश उसका बॉडीगार्ड बने। हालांकि एक बात उसे समझ नहीं आई, वह ये कि अगर क्रिश उसके साथ नहीं होता तो उसे बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, दूसरी ओर क्रिश ने सिस्टम से इनाम वापस लेने का फैसला किया था। जैसे ही उसने इनाम वापस लिया, वह अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसी समय अचानक उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा और एक पल के लिए उसे सिर में दर्द हुआ जो कुछ सेकंड बाद ही गायब हो गया। लेकिन सिर दर्द के गायब होते ही उसके मन में तुरंत ही विदेशी यादें उभर आईं। उसके तुरंत बाद यादें एकीकृत होने लगी और उसकी मांसपेशियों की याददाश्त बदल रही थी। इस बिंदु पर क्रिश को लगा कि वह कई सालों से गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने के मामले में वह बेहद अनुभवी था। इसके अलावा उन्हें वाहनों के बारे में भी जानकारी थी। ये सिर्फ ड्राइविंग से संबंधित नहीं था, बल्कि मैकेनिक का भी ज्ञान था, हालांकि बहुत ही बुनियादी स्तर पर। अगर कार में थोड़ी भी दिक्कत होती तो वे निश्चित रूप से जान पाते कि दिक्कत कहाँ है। लेकिन कारों में आने वाली सबसे जटिल समस्याओं के लिए उनका ख्याल रखना असंभव था, क्योंकि उनके पास मैकेनिक कौशल नहीं था। लेकिन फिर भी ये किसी भी अन्य ड्राइवर की तुलना में बेहतर था, ये देखते हुए कि अधिकांश ड्राइवरों के पास केवल ड्राइविंग कौशल था और वाहनों की मरम्मत करने की क्षमता नहीं थी। क्रिश एक बार फिर चकित हो गया। सिस्टम की क्षमताएं ऐसी थी जिन्हें वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। साथ ही वह सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। और उससे भी बढ़कर इस दुनिया में सिस्टम की क्या भूमिका थी। बेशक वह ये नहीं मानता था कि इस दुनिया में किसी प्राणी द्वारा सिस्टम बनाए जाने की संभावना है। अगर उनके पास सिस्टम जैसा कुछ बनाने की क्षमता होती तो इसका मतलब था कि इस दुनिया का तकनीकी स्तर निश्चित रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया होता। ये वर्तमान में वर्ष 07 था। वर्तमान युग की तकनीकी उन्नति के साथ उनके लिए ऐसा कुछ कर पाना निश्चित रूप से असंभव था। हालांकि वे कई आई विकसित करने में सक्षम थे, लेकिन वे निश्चित रूप से इसकी क्षमता के कारण सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्रिश के अनुसार उनका मानना था कि यह सिस्टम निश्चित रूप से अलौकिक था। कम से कम इसे किसी दूसरी सभ्यता से तो आना ही था। अन्यथा उनके लिए यह समझा पाना असंभव था कि सिस्टम में क्या क्षमताएं हैं। होस्ट को सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा न सोचने की सलाह दी जाती है। सिस्टम की क्षमताएं वर्तमान में प्रदर्शित की गई क्षमताओं से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए यह असंभव है कि यह सिस्टम उस पिछड़ी सभ्यता द्वारा बनाया गया हो जिससे होस्ट संबंधित है। क्रिश मां की तरह अवाक रह गया। इसी समय उसे याद आया कि सिस्टम के पास उसके विचारों तक पहुंच थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि यह पता लगाने में सक्षम था कि वह क्या सोच रहा था। में उसने अपना सिर हिलाया, इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। इस सब के अंत में भले ही उसे सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में पता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह इसके बारे में कर सकता था। इसके अलावा अपनी क्षमताओं के साथ अगर उसे निशाना बनाया जा रहा था तो उसके लिए प्रतिरोध करना असंभव होने वाला था। सिस्टम बनाने वाले की तो बात ही छोड़िए, उसके देश की सरकार को ही उसका ख्याल रखना चाहिए था। इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह इसके बारे में ज्यादा न सोचे, नहीं तो वह बिना वजह तनाव में आ जाएगा। शर्वानी को नहीं पता था कि क्रिश उस समय क्या सोच रहा था और वह बस गाड़ी चलाती रही। उस दिन उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वह स्कूल जाने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रही थी। क्या आपके मन में कोई ऐसी जगह है जहां आप चाहते हैं कि हम चलें? शर्वानी ने गाड़ी चलाते हुए क्रिश की ओर एक नजर डालते हुए पूछा। इस सवाल से क्रिश को अपने विचारों से बाहर आना पड़ा। उसने शर्वानी की ओर अचंभित होकर देखा।
ये निश्चित रूप से पहली बार था जब वह उसकी राय पूछ रही थी। जब शर्वानी ने कृष के चेहरे पर भाव देखा तो वह खुद को थोड़ा सा मुंह बनाने से नहीं रोक पाई। बेशक वह समझ गई थी कि कृष क्या सोच रहा था, और जब वह पहली बार उनसे मिली थी तो उसके व्यवहार के बारे में सोचते हुए ये स्पष्ट था कि कृष निश्चित रूप से उस सवाल से हैरान होगा। इस सब के बीच शर्वानी इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पीछा करने के लिए एक बॉडीगार्ड होगा। यही कारण था कि उसने ऐसा व्यवहार किया। वह बस उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह चला जाए। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अलग थीं। अगर वह अपने युद्ध कौशल में सुधार करना चाहती थी तो उसे उसकी सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए ये स्पष्ट था कि उसे अपना रवैया बदलना होगा। जहां तक कृष को अधीनस्थ के रूप में मानने की बात है तो वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। किसी भी मामले में उसे विश्वास था कि कृष के पास जो क्षमताएं थी, अगर वह छोड़ना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। इसके अलावा वह एक फाइटिंग क्लब भी खोल सकता था जहां वह लोगों को प्रशिक्षित कर सकता था और बहुत सारा पैसा कमा सकता था। उसके लिए उसकी रखवाली करना और मामूली वेतन के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई कारण नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद कृष ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, इसलिए तुम बस आगे बढ़ो। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, बशर्ते तुम आग में कूदने या नदी में डूबकर मरने की योजना न बनाओ। अध्याय 59 कठोर उपाय। कुछ देर चुप रहने के बाद कृष ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, इसलिए तुम बस आगे बढ़ो। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, बशर्ते तुम आग में कूदने या नदी में डूबकर मरने की योजना न बनाओ। टस। कृष की बातें सुनकर शर्वानी ने अपनी जीभ चटकाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी हताश हो सकती हूँ कि खुद को मार डालूं? जब तक मेरे पास कोई और विकल्प न हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद को मारने के बारे में सोचूंगी। शर्वानी ने नाक भान से कोड़ी। कृष ने एक बार फिर अपने कंधे उचका दिए। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बस मजाक कर रहा था और वह जो कह रहा था उसका मतलब कभी नहीं था। बेशक अगर शर्वानी ने खुदकुशी जैसी कोई कोशिश की तो वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने जा रहा था कि वह ऐसा न करे, अन्यथा वह मुसीबत में पड़ने वाला था। अगर शर्वानी मर चुकी होती तो किरण और अंकित उसे कैसे जीने देते? चूंकि वह वर्तमान में उसका अंगरक्षक था, इसलिए अगर वह खुदकुशी करना चाहती थी तो उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। यह महसूस करने पर कि कृष कुछ नहीं बोल रहा है, शर्वानी ने कुछ और न कहने का फैसला किया और गाड़ी चलाना जारी रखा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे कहाँ जाना है। बेशक वह अस्पताल जाने के बाद ही जाने वाली थी। विलियम की जागीर। रब इस समय अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। जिस दिन से उसे शर्वानी से निपटने की इजाजत मिली थी तब से सब कुछ बिखर रहा था। इससे पहले पहली बार जब उसने शर्वानी से निपटने के लिए छोटे छोटे गुंडों का एक छोटा समूह बनाया था तो पुलिस के पास ले जाने से पहले उनकी पिटाई की गई थी। चूंकि वह नहीं चाहता था कि वर्मा द्वारा उस व्यवस्था से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने आए, इसलिए उसके पास उन्हें बचाने के लिए किसी को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसके बाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। फिर उसने एक व्यवस्था की ताकि वे कृष की देखभाल करने से पहले उसके बारे में जांच कर सकें। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वे कृष के बारे में जांच करने गए थे तो वहां कोई और था जो उनसे पहले ही इस काम को अंजाम दे चुका था। दिन में उन्हें कृष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला, यहां तक कि उसके घर के अंदर भी। वास्तव में जिस समूह को उसने कृष के घर में जांच करने के लिए भेजा था उसने किसी को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और आज हालात और भी बदतर हो गए। वह कृष से निपटने के लिए रणनीति बनाने की योजना बना रहा था, तभी उसे बुरी खबर मिली। उसे जो खबर मिली थी उसके अनुसार वह समूह जो कृष और शर्वानी का पीछा करने के लिए शहर के सुनसान इलाके की ओर गया था, मारा गया था। वह नहीं जानता था कि उन्हें किसने मारा था, लेकिन उनमें से हर एक ने एक ही हमले के सामने इनकार कर दिया था। ये स्पष्ट था कि जिसने भी उन्हें मारा था वह बेहद कुशल था और उस व्यक्ति और उसके द्वारा मारे गए लोगों के बीच ताकत में बहुत अंतर था। लेकिन ये सब यहीं तक सीमित नहीं था। कुछ समय बाद ही उन्हें सूचना मिली कि उनकी एक छोटी शाखा बंद कर दी गई है। बेशक इस व्यवसाय का प्रभार केवल उन्हीं के पास नहीं था, बल्कि वर्मा परिवार के पास था। लेकिन फिर भी इस बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसमें पृथ्वी, उसका बड़ा भाई भी शामिल था। जानकारी के अनुसार कुछ युवा वहां गए थे और कुछ ही समय में टायर गैंग को नीचे गिरा दिया गया था। इससे भी बदतर बात यह है कि उन बेवकूफों ने पहले पकड़े गए लोगों को नहीं ले जाया था और इसलिए जब पुलिस आई तो उन्हें मानव तस्करी के सबूत मिल गए। इसलिए अगर वह उन लोगों के समूह को जमानत पर छुड़ाना चाहता था
तो ये बेहद मुश्किल होने वाला था। इसके अलावा जो जानकारी उसे मिली थी उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि गिरोह को संभालने का मामला शर्वानी से जुड़ा हुआ था। एक पल के लिए तो वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कहीं जीवनसिंह ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला तो नहीं कर लिया। लेकिन जब उसने इस बारे में बहुत सोचा तो उसे लगा कि यह असंभव है। जीवनसिंह के बारे में उसके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार उनके लिए शर्वानी को ऐसे खतरनाक मिशन पर भेजना असंभव था। आखिरकार ये सच हो सकता है कि वह गिरोह बहुत छोटा था, लेकिन उस गिरोह का नेता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अविश्वसनीय लड़ाई कौशल था। इसलिए भले ही शर्वानी किसी तरह का कुशल था, उसके लिए उससे निपटना असंभव था। ये वह था कि उसे अचानक किसी के बारे में ख्याल आया, क्रिश। उसके दिमाग में यही एकमात्र संभावना थी। चूंकि शर्वानी वहां गई थी और वे टायर गैंग की देखभाल करने में सक्षम थे, इसका मतलब था कि वह क्रिश के अलावा किसी और पर निर्भर थी। ये सच हो सकता है कि आज तक उन्हें क्रिश की क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह आज तक अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास था कि उस छोटे से गिरोह के नेता की देखभाल कर पाना उसके लिए असंभव नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि मुझे उसकी देखभाल के लिए कोई खास तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं। हालांकि उन्हें छोटी मोटी बातों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इसे अब छोटी मोटी बातें नहीं माना जाएगा, है न? क्रिश की मौजूदगी हमारे परिवार के लिए खतरे का एहसास कराती है। इसलिए चाहे जो भी हो, उसे खत्म करना ही होगा। अन्यथा अगर उसे अस्तित्व में रहने दिया गया तो हमारी अधिकांश योजनाएं निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगी। रब ने मन ही मन सोचा। वह तुरंत कॉल करने के लिए आगे बढ़ा। कॉल आने के तुरंत बाद उसने आदेश दिया, सुनिश्चित करें कि क्रिश को खत्म कर दिया जाए। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप कौन से तरीके अपनाने जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे संभालना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि यह 3 दिनों के भीतर हो जाए। ये शब्द कहने के तुरंत बाद रब ने फोन काट दिया। उसके तुरंत बाद वह उस कमरे से बाहर निकल गया जिसमें वह अभी था, और कुछ और काम करने जा रहा था जिसके लिए उसे व्यक्तिगत रूप से काम करना था। दूसरी तरफ लक्ष्मण साथी भी रूप के अनुभव से संबंधित कुछ अनुभव कर रहा था। रूप की तरह उसने भी क्रिश से निपटने के लिए किसी को नियुक्त किया था, इससे पहले कि वे उससे वह जानकारी प्राप्त कर सके जो वे उससे चाहते थे। इससे पहले जब उन्हें पता चला कि क्रिश जीवित है तो उन्होंने कुछ जांच की और पाया कि क्रिश के पीछे आने वाला व्यक्ति वर्मा नहीं बल्कि कोई और था। वर्मा के बारे में बहुत सोचते हुए लक्ष्मण ने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि वर्मा के पास जो क्षमताएं थी उसके कारण वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उसे नहीं लगता था कि वे क्रिश के बारे में ज्यादा जानते हैं। आखिरकार उसने पहले ही जांच कर ली थी और समझ लिया था कि क्रिश और वर्मा के बीच जीवनसिंह के जरिए झगड़ा था। इसलिए यह स्पष्ट था कि क्रिश के खिलाफ वर्मा का काम उसी लक्ष्य के लिए नहीं था जिसे लक्ष्मण हासिल करना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण ने क्रिश को वर्मा के हवाले करने से पहले जल्द से जल्द कार्रवाई करने का फैसला किया। वास्तव में अगर क्रिश को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता तो वह ऐसा ही करता, और उसे मारने के बाद वह बस वर्मा पर दोष मढ़ देता, क्योंकि वह समझता था कि वर्मा क्रिश को खत्म करना चाहता था। एकमात्र समस्या ये थी कि क्रिश से निपटने के लिए अपने एक अंगरक्षक को भेजने के कुछ घंटों बाद भी वह व्यक्ति वापस नहीं आया। वास्तव में उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश करने के बाद भी वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे रहा था। यही वह बात थी जिसने उसे इस मुद्दे के बारे में बुरा महसूस कराया। इसलिए उसने तुरंत इस बात की जांच शुरू करने का फैसला किया कि आखिर हुआ क्या था। इससे पहले जब वे एक दूसरे से संपर्क खो चुके थे तो क्रिश से निपटने के लिए जो व्यक्ति सबसे पहले आया था उसने पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि क्रिश कहाँ जा रहा है। जैसे ही लक्ष्मण और उनके बाकी अंगरक्षक उस क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें एक बात का एहसास हुआ जिससे वे थोड़े भयभीत हो गए। वह ये कि जिस अंगरक्षक को उन्होंने मारा था वह वास्तव में मारा जा चुका था। इसके अलावा ये निष्कासन बेहद क्रूर था। फर्श पर पड़े शरीर पर लगी चोटों को देखकर वे सिहर उठे, क्योंकि उन्होंने उस दर्द के बारे में सोचा जो इस व्यक्ति ने झेला होगा। ये कूड़ा कचरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा काम करेगा, जबकि काम तो बहुत आसान था। इस क्रिश से निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? ये तो एक घटिया बदमाश है, लक्ष्मण साथी ने शाप दिया। बाकी अंगरक्षक चुप रहे, लेकिन मन ही मन वे सोच रहे थे, तुम ये क्यों कहना चाह रहे हो कि वह एक घटिया बदमाश है? पहले हमने उसे पीटा था और मरने के बजाय वह अभी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं आई है। तो ये कैसे संभव है कि वह सामान्य है? वास्तव में ये बिल्कुल भी असामान्य नहीं है कि वह हम में से किसी की देखभाल करने में सक्षम है। फिर भी उनमें से कुछ ने इसे जोर से कहने की कोशिश की।
अन्यथा वे जानते थे कि उनका भाग्य निश्चित रूप से वैसा नहीं होगा जैसा वे चाहते थे। कुछ देर चुप रहने के बाद चेहरे पर गंभीर भाव लिए लक्ष्मण ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम व्यवस्था करो। सुनिश्चित करो कि तुम कृष को खोजो और जितनी जल्दी हो सके उसकी देखभाल करो। वास्तव में मैं चाहता हूं कि तुम उसे जीवित पाओ। मैं बाकी काम खुद कर लूंगा। अध्याय 60 हास्यपूर्ण उपस्थिति। कुछ देर चुप रहने के बाद चेहरे पर गंभीर भाव लिए लक्ष्मण ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम व्यवस्था करो। सुनिश्चित करो कि तुम कृष को खोजो और जितनी जल्दी हो सके उसकी देखभाल करो। वास्तव में मैं चाहता हूं कि तुम उसे जीवित पाओ। मैं बाकी काम खुद कर लूंगा। हाँ युवा स्वामी, अंगरक्षकों के समूह ने उत्तर दिया। उसके तुरंत बाद वे मुड़े और चले गए। जब वे चले गए तो लक्ष्मण के साथ केवल एक व्यक्ति ही पीछे रह गया। आज तक लक्ष्मण ने इस आदमी को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसका चेहरा हमेशा उदासीन रहता था, जैसे उसे अपने साथ होने वाली किसी भी बात की परवाह ही न हो। फिर भी लक्ष्मण ने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। जिस व्यक्ति ने उसे अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया था वह उसका पिता नहीं था। जब ऐसा था तो कोई कारण अवश्य होगा कि इस व्यक्ति को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए जब बाकी लोग चले गए तो केवल लक्ष्मण और यह आदमी पीछे रह गए। उन्होंने कुछ देर तक इलाके का निरीक्षण किया, फिर वे आखिरकार चले गए। लक्ष्मण एक क्लब की ओर जा रहा था, हालांकि उस समय दिन का समय था। वह इस समय तनाव में था। अगर वे कृष से निपट नहीं पाए तो इसका मतलब था कि उसके लिए सफलतापूर्वक घर वापस जाना असंभव होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हालात खराब होने वाले थे। इसलिए चाहे जो भी हो उसे यह काम जल्द से जल्द पूरा करना था। लेकिन निश्चित रूप से अभी चूंकि उसके अधीनस्थ पहले से ही मामले को संभालने के लिए चले गए थे, इसलिए उसने क्लब के भीतर अपना समय आनंदपूर्वक बिताकर आराम करने का निर्णय लिया। वर्तमान में चूंकि क्लब के भीतर बड़ी संख्या में लोग नहीं थे, इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं करने वाला था। चेहरे पर ठंडा भाव लिए वह व्यक्ति बिना कुछ कहे लक्ष्मण के पीछे पीछे चला गया। फिर वे अपने वाहन में बैठकर चले गए। उन्हें अस्पताल पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। बेशक जिस अस्पताल में वे गए थे वह शीर्ष स्तर का था। शहर में अभी मौजूद सबसे बेहतरीन अस्पताल द रिस्टोरेशन के अलावा और कोई नहीं था। संयोग से ये वही अस्पताल था जहां उस बूढ़े व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया था जिसकी देखभाल कृष वर्तमान में कर रहा था। इसलिए जब विंट और अन्य लोगों को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया जहां उनकी देखभाल की जा रही थी, तो कृष ने बूढ़े व्यक्ति से मिलने जाने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि सर्जरी हो चुकी है या नहीं, लेकिन फिर भी वह बूढ़े व्यक्ति से मिलना चाहता था। शर्वानी को इस बात की उत्सुकता थी कि कृष कहाँ जा रहा है, इसलिए उसने उसके पीछे चलने का फैसला किया, क्योंकि कृष ने उसे थोड़ा बाहर जाने के लिए इंतजार करने के लिए कहा था। कृष ने शर्वानी के पीछे चलने से मना नहीं किया। किसी भी मामले में यह उसके लिए चीजों को आसान बनाने वाला था, ये देखते हुए कि वह उसकी रक्षा तभी कर पाएगा जब वह उसके साथ होगा। लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसे पहले से ही पता था कि कृष किससे मिलने जा रहा है। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उस बूढ़े व्यक्ति को इस अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि शर्वानी कुछ दिनों की बातचीत के बाद ही कृष से जुड़ गई थी। इससे उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसे अपनी योजनाओं की प्रगति में तेजी लानी होगी। अन्यथा अगर वह देरी करता तो कौन बता सकता था कि शर्वानी कृष से प्यार करने लगेगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हालात खराब होने वाले थे। आखिर उसके लिए शर्वानी को ये कैसे समझाना संभव था कि वह अब कृष से प्यार न करे। इसलिए उन दोनों के जाने के कुछ समय बाद ही लक्ष्मण भी अस्पताल के आपातकालीन विभाग से बाहर निकल गया। उसने योजना को गति देने के लिए खुद जाकर फोन करने का फैसला किया। कृष और शर्वानी को लक्ष्मण की योजना के बारे में पता नहीं था। वे दोनों बस दूसरे विभाग की ओर चल दिए जो सर्जरी का प्रभारी था। उसे पहले ही बता दिया गया था कि बूढ़े को कहां ले जाया जाएगा, इससे पहले कि बूढ़े को स्थानांतरित किया जाता। कुछ ही देर बाद वे आखिरकार वहां पहुंच गए। जब वे उस जगह पहुंचे तो कृष ने उस विभाग के रिसेप्शन एरिया के प्रभारी से पूछा और उसे तुरंत निर्देश दिया गया कि उसे उस बूढ़े आदमी को कहां से लाना है। जो जानकारी उसे दी गई थी उसके अनुसार कृष को पता था कि बुजुर्ग का ऑपरेशन होना बाकी है। फिर भी ऑपरेशन अगले दिन यानी मंगलवार को करवाने की व्यवस्था कर दी गई थी। ये काफी राहत की बात थी। जब तक सर्जरी सफल रही, कृष का मानना था कि बूढ़े व्यक्ति की जान निश्चित रूप से अब खतरे में नहीं होगी, बशर्ते वह कुछ समय बाद ठीक हो जाए। बेशक उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि सर्जरी अभी तक नहीं हुई थी। सर्जरी से पहले डॉक्टरों को बहुत सारे परीक्षण करने पड़ते हैं, अन्यथा अगर उन्होंने गलत सर्जरी की तो मरीज की मौत हो सकती है।
ये तो अच्छा हुआ कि बूढ़े व्यक्ति की जान को लाइफ सपोर्टिंग मशीन ने सहारा दिया और सर्जरी के दिन तक उसका बच पाना असंभव नहीं था। इसलिए क्रिश ने उन्हें जल्दी नहीं की। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपना समय लेंगे और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। आईसीयू के बाहर खड़े क्रिश ने बिस्तर पर लेटे बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी का रंग अभी पीला था। फिर भी बूढ़े आदमी को खून चढ़ाया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बूढ़े आदमी ने पहले बहुत खून खो दिया था। और यद्यपि क्रिश जिस अस्पताल में उसे ले गया था वहां उसे पहले ही रक्त चढ़ाया जा चुका था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस अस्पताल के विशेषज्ञों ने सोचा था कि यह कठिन नहीं था। दूसरी ओर शर्वानी ने आईसीयू के अंदर बूढ़े आदमी को देखा। फिर उसने क्रिश को देखा, फिर बूढ़े आदमी को देखा। वह उन दोनों के बीच किसी तरह की समानता खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे उसने कितना भी देखा, उसे उन दोनों के बीच किसी तरह की समानता नहीं मिली। क्या वह आपके दादा हैं? शर्वानी ने पूछा। क्रिश को शर्वानी से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जवाब देने में सक्षम था। कुछ हद तक वह वही है जो मेरे संघर्षों के दौरान काफी लंबे समय से मेरी देखभाल कर रहा है। ओह, शर्वानी ने सरलता से उत्तर दिया। उसे क्रिश के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने क्रिश की बातों के निहितार्थ के बारे में अधिक नहीं सोचा। लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी करीबी था। अन्यथा क्रिश के लिए उस भाव को अपने चेहरे पर बनाए रखना असंभव था जब वह खड़ा होकर शीशे के माध्यम से बूढ़े आदमी को देख रहा था। हालांकि वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि उन दोनों के बीच रिश्ता कितना गहरा था, लेकिन उसने नहीं पूछा। वह चुप रही और काफी देर तक क्रिश के पास खड़ी रही। और लगभग 0 मिनट के बाद क्रिश ने आखिरकार उस जगह से चले जाने का फैसला किया। अगर कल मौका मिला तो वह वापस आएगा, ताकि सर्जरी के दौरान और उसके बाद वह इस बूढ़े आदमी को फिर से देख सके। जैसे ही वह उस क्षेत्र में गया, शर्वानी उसके साथ चली गई। वे उस क्षेत्र में वापस चले गए जहां विंट और अन्य लोगों को रखा गया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनमें से अधिकांश को पहले ही रखा जा चुका था और केवल एक ही व्यक्ति बचा था, वह था विंट। वह अभी भी उस कमरे में था जहां उसे लगी चोटों की ड्रेसिंग की जा रही थी। उसे बाहर आने में लगभग 5 मिनट और लगेंगे। इसलिए शर्वानी और क्रिश बाकी समूह में शामिल हो गए, जबकि लक्ष्मण पहले ही वापस आ चुका था, जबकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार लगभग 5 मिनट बाद लक्ष्मण बाहर आया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, समूह खुद को रोक नहीं सका और हंसने लगा, जबकि लक्ष्मण और शर्वानी जोर से हंसे। हालांकि क्रिश खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह समय समय पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। वैसे विंट को देखना काफी हास्यास्पद था। उस व्यक्ति ने अपने सिर पर पट्टियों का हेलमेट पहना हुआ था। वास्तव में उसके मुंह पर भी पट्टियां बंधी हुई थी, केवल आंख और नाक को ही चोट लगी थी। चेहरे के बाकी सभी हिस्से पट्टियों में बंधे हुए थे। इसके अलावा विंट का हाथ भी पट्टी से बंधा हुआ था, जैसे कि वह टूट गया हो। उसे सहारा दिया जा रहा था। यह एक और बात थी जिसने समूह को थोड़ा अवाक कर दिया। आखिरकार ये लड़का कुछ समय पहले ही गाड़ी चला रहा था और वह अपने दोनों हाथों का उपयोग करके गाड़ी चला रहा था। तो ऐसा कैसे हुआ कि उसका हाथ टूट गया? जब विंट को एहसास हुआ कि समूह उस पर हंस रहा है, तो वह उन्हें घूरने से खुद को नहीं रोक सका। फिर भी वह कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि उसका मुंह अभी भी बंद था। हा, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि यह तुम्हारी चचेरी बहन ही है जिसने तुम्हें इस तरह लपेटा है ना? शर्वनी ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए पूछा। विंट ने अपना सिर हिलाया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, शर्वानी और भी जोर से हंस पड़ी। वह विंट के चचेरे भाई को अच्छी तरह समझती थी। वह विंट के प्रति बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक थी। और संयोग से जिस समय विंट और अन्य लोग अपनी चोटों का इलाज करवाने आए थे, उस समय वह चचेरा भाई बस वहां से गुजर रहा था। तुरंत ही उसने विंट को व्यक्तिगत रूप से संभालने का फैसला किया। उसने विंट को इस तरह पट्टियों से लपेटने का फैसला क्यों किया, इस बारे में शर्वानी को यकीन नहीं था। फिर भी ये काफी मजेदार था। इसी समय विंट के पीछे का दरवाजा खुला। डॉक्टर का कोट पहने और गले में सटे थोस्कोप लटकाए एक महिला बाहर निकली।